चोक रेउजम एक बहादुर योद्धा है जिसने एक चट्टान के किनारे पर घिरे होने के दौरान अकेले ही 300 हत्यारों को मार डाला। उस आदमी ने लगातार 4 दिनों तक कहर बरपाया। लगातार उस व्यक्ति की लाशों का ढेर लग रहा है जिसने उसकी मालकिन के करीब आने की हिम्मत की, जिसकी वह अपनी जान देकर रक्षा कर रहा है। अंततः हत्यारों की एक के बाद एक लहर को खत्म करने के बाद रुगियम को अंतिम बॉस का सामना करना पड़ा और उसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हुआ। लेकिन अकेले मरने के बजाय उसने अपने अंतिम दुश्मन को भी अपने साथ खींच लिया और चट्टान से कूद गया। नीचे बर्फीले ठंडे पानी में गिरने से पहले दोनों सेनानियों ने अंतिम शब्दों का आदान प्रदान किया। तब से 900 साल बीत चुके हैं और दुनिया ने तकनीकी प्रगति में एक बड़ी छलांग लगाई है। 21वीं सदी में आपका स्वागत है। एक नदी के पुल पर एक स्कूली लड़की किनारे पर खड़ी है, जिसके पास अपना वजन उठाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि वह अपना संतुलन खो देती है तो वह किसी भी क्षण गिर सकती है और उसके पीछे मौजूद लोगों को लगता है कि वह खुद को मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन वे जो सोचते हैं उसके विपरीत, वह बस वहां खड़ी है। तभी उसे कुछ आकर्षक चीज नजर आती है। पुल के नीचे कहीं से एक विशाल हिमखंड उभर आता है। इसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिमखंड में उस प्राचीन नायक का संरक्षित शरीर है जो अपना कर्तव्य निभाते समय चट्टान से गिर गया था। जब अधिकारियों को इसके बारे में पता चलता है तो रेयोजैम को एक सुविधा केंद्र में लाया जाता है, जहां वे सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए उसे कसकर बांध दिया गया है। हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि यह खूबसूरत लड़का किस युग का है। एक अनुमान यह है कि वह गोरियो राजवंश से हो सकता है। गुप्त खुफिया डीएलएस अनुसंधान के निदेशक युंग सेंगयोंग, जो सीधे राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं, मामले की देखरेख करते हैं। पूरी तरह से संरक्षित शरीर को देखकर उन्हें यकीन है कि यह प्राचीन व्यक्ति मानवता को क्रायोजेनिक तरीकों के माध्यम से शवों को संरक्षित करने में छलांग लगाने में मदद कर सकता है। सांग योंग के सहायक को यकीन नहीं है कि उस आदमी को इतना रोकना वास्तव में आवश्यक है या नहीं। उसे डर है कि एक बार जब यह प्राचीन आदमी जाग जाएगा तो उसे संयमित रहना पसंद नहीं आएगा, लेकिन निर्देशक कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। आखिरकार इस आदमी के शरीर की तुलना आधुनिक मनुष्यों से नहीं की जा सकती। यह इतना भिन्न है कि उसे शायद ही एक ही प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। साथ ही अब तक के हर विश्लेषण ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और सांग योंग को पूरा यकीन है कि अभी और भी आश्चर्य आने वाले हैं। हालांकि सहायक का इरादा आत्मसंतुष्ट दिखने का नहीं है। वह जो कहना चाह रहा है वह यह है कि यह लड़का, जो उनके पूर्वजों द्वारा भावी पीढ़ियों के लिए भेजा गया एक उपहार है, के साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी सांग योंग उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि वे 100% आश्वस्त न हो जाएं कि वह किसी प्रकार की आपदा घटित होने का इंतजार नहीं कर रहा है। बेशक सहायक को सांग योंग की चिंता हास्यास्पद लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बेवकूफ ये कठिन तरीका सीखने वाला है कि आपको कभी भी अपने वरिष्ठों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वह प्राचीन व्यक्ति सचमुच सभी प्रतिबंधों को तोड़ देता है, जैसे कि वे टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे पहले कि हम आपदा देखें, आइए हलचल भरे शहर पर एक नजर डालें। सड़क पर एक झटका और उसकी सोने की खोज करने वाली प्रेमिका अपनी स्पोर्ट्स कार में घूम रही है। यह आदमी राजमार्ग पर तेजी से गाड़ी चला रहा है जैसे कि सड़क उसके पास है। लेकिन जल्द ही इस बेचारे कमीने को एक प्राचीन आदमी ने पकड़ लिया जो अभी अभी लंबी नींद से जागा है। वह आदमी सचमुच 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। वह अपनी उन्मत्त गति से उस लाल लैम्बोर्गिनी को गधा गाड़ी जैसा बना रहा है। वह न केवल स्पोर्ट्स कारों से आगे निकल सकता है, बल्कि वह बिना धीमे हुए तीव्र मोड़ भी ले सकता है, जिससे यातायात के बीच बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जेन जेड के सभी लोग अपने कैमरे निकालते हैं और इस अभूतपूर्व दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं जो वे देख रहे हैं। अब आइए चीजों को रियाजम के नजरिए से देखें। वह जो देख रहा है उस पर विश्वास करने में उसे कठिनाई हो रही है। वह ऐसी जगह घूम रहा है जहां वह पहले कभी नहीं गया। यह इतना विचित्र और अवास्तविक है कि उसे यकीन है कि यह कोई सपना नहीं हो सकता। आखिरी बात जो उसे याद है वह है अपनी मालकिन को उन हत्यारों से बचाने की कोशिश करना। अचानक उसे पुलिस की गाड़ियां मिलती हैं जो उसका रास्ता रोकती हैं और अंततः उसे रोक देती हैं। पुलिस अधिकारी तुरंत उच्च अधिकारियों के आदेश के तहत स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने रियोजमा को घेर लिया, जो अभी भी खड़ा है, असामान्य रूप से अपने विचारों में खोया हुआ है। उसे अपने कट्टर शत्रु ओकोन के साथ झरने में गिरना स्पष्ट रूप से याद है। तभी एक अधिकारी चुपचाप उसके पास आता है और जोर देकर कहता है कि वह गिरफ्तारी का विरोध नहीं करेगा, खासकर क्योंकि ऐसा करने से उसके लिए चीजें और भी कठिन हो जाएंगी। लेकिन राउगमा का दिमाग अधिकारी की बातों पर ध्यान देने में इतना व्यस्त है। जहां तक उन्हें याद है, उनकी मृत्यु उसी समय हो गई थी। लेकिन अगर वह मरा नहीं है और अपने चारों ओर इस सारी अराजकता को देख रहा है, तो उसके दिमाग में केवल एक ही बात आती है कि वह शायद ओकोन के अनुयायी यून द्वारा फैलाए गए भ्रम के प्रभाव में है, जो लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ करने में माहिर है। यह ध्यान में रखते हुए वह अधिकारियों को अपने नंगे हाथों से झाड़ देता है और उन्हें उड़ने के लिए भेज देता है। वह इस भ्रम से जागना चाहता है। अधिकारियों में से एक ने उस पर एक तेज गोली चलाई, लेकिन रियोजियान अपनी नंगी उंगलियों से बिजली की सुइयों को पकड़ लेता है। खैर, बिजली की अवधारणा उनके लिए नई नहीं है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, उस पर सुइयों की बौछार हो जाती है, जिससे उसकी मांसपेशियां बिजली के प्रति सहज रूप से प्रतिक्रिया करने लगती हैं। अधिकारियों को लगता है कि उन्होंने इस प्राचीन अंडस्को को अपने टैसर से अभिभूत कर दिया है। उन्हें कम ही पता है, रेयुगा बस तारों को पकड़ लेता है, उन्हें इतनी जोर से झटका देता है कि अधिकारी टेजर गन पर अपनी पकड़ खो देते हैं। फिर वह सैनिकों पर बंदूकें घुमाता है, जिससे वे बॉलिंग पिन की तरह बिखर जाती हैं। आम जनता पूरी तरह से खौफ में है। आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पुलिस को अपने गधे सौंपते हुए देखना जो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल पागलपन है। चक्रो सचमुच इन लोगों के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहा है जैसे वे कूड़े के थैलों से ज्यादा कुछ नहीं है। उसका मुख्य लक्ष्य इस दुनिया में वह कुंजी ढूंढना है जो उसे उस भ्रम को तोड़ने में मदद करेगी जिसमें वह वर्तमान में फंसा हुआ है। अधिक से अधिक पुलिस आती है, लेकिन रायोजिम इतना शक्तिशाली है कि वह अपने नीचे की जमीन को पूरी ताकत से कुचल देता है, जिससे सभी कारें उड़ जाती हैं।
ये सभी लोग उसके लिए परेशानी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए परेशानी से बचने के लिए वह हल्क की तरह हवा में ऊंची छलांग लगाता है और दूर कूद जाता है। अपार शक्ति का यह प्रदर्शन सैनिकों को आश्चर्यचकित कर देता है कि क्या यह आदमी भी इंसान है। इसके बाद हमने नेशनल इंटेलिजेंस के सेवा निदेशक जोंग मिनवू को बुलाया। वह फोन पर अपने कर्मियों से परिणाम की कमी पर नाराज है। अब तक उन्हें यकीन है कि विशेष बल इस मामले में जैक अंडरस्को को नहीं कर पाएंगे, पुलिस अधिकारियों को तो छोड़ ही दें। फोन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति जोंग सेओंग योंग है, जो इस ऑपरेशन का टीम लीडर है। ये देखने के बाद कि कैसे इस प्राचीन व्यक्ति ने प्रतिबंधों को तोड़ दिया और कहर बरपाया, हमने उसे पहले सुविधा में देखा था। वह निर्देशक से सहमत है। निदेशक अचानक शांत हो जाता है जब पिछली सीट पर बैठा उसका वरिष्ठ हर घटना की पूरी जिम्मेदारी लेता है और स्वीकार करता है कि यह उसकी गलती है। उन्हें विश्वास है कि चिंता की कोई बात नहीं है। आखिरकार वे एक प्राचीन व्यक्ति से निपट रहे हैं जो कथित तौर पर आधुनिक हथियारों के सामने शक्तिहीन है। जैसे ही वह यह कहता है, मुख्य राजमार्ग सैन्य वाहनों, टैंकों, सैन्य हमलों, यहां तक कि आसमान में हेलीकॉप्टरों से भरा हुआ है। सचमुच इस सारी सैन्य शक्ति के साथ वे हमारे आदमी के साथ गॉडजिला स्तर के खतरे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वैसे भी चोकोम एक इमारत के शीर्ष पर खड़ा है, पूरी तरह से घिरा हुआ। यहां तक कि छत पर भी सशस्त्र पुलिस बल तैनात है। अब जब ये लोग उसे चुनौती दे रहे हैं तो वह उन्हें दिखाने के लिए तैयार है कि वह किस चीज से बना है। लेकिन लड़ाई शुरू करने से पहले वह अपनी पसंद के हथियार के रूप में झाड़ू पकड़ लेता है। हाँ, उसने अपना मन बना लिया है। वह इन लोगों को झाड़ू के अलावा और कुछ नहीं देकर उनके पैसे के लिए दौड़ने जा रहा है। एक सैनिक ने ठीक उसके पैरों के पास गोली चला दी, ये सोचकर कि इससे वह डर जाएगा। इस अधिकारी को यकीन है कि उसके जैसा प्राचीन मार्शल कलाकार बंदूक के खिलाफ नहीं जा पाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि चक्रुजियम उसे पूरी तरह से गलत साबित करने वाला है। इससे पहले कि तस्लीम शुरू हो और हम उसके बाद होने वाली अराजकता को देखें, राष्ट्रपति स्वयं उस व्यक्ति के सामने आने और उससे मिलने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति छत पर कदम रखते हैं, उनके संबंधित सुरक्षाकर्मी उन्हें दूरी बनाए रखने की चेतावनी देते हैं। देश के प्रतिनिधि के रूप में कांग जान व्यक्तिगत रूप से अतीत के इस अवशेष से मिलने आए हैं। वह अधिकारियों से अपनी बंदूकें नीचे करने को कहता है। निसंदेह प्राचीन व्यक्ति होने के नाते चोकुम का मानना है कि राष्ट्रपति के पास संभवतः एक राजा का दर्जा है। सबसे पहले जॉन अपने दिल की गहराइयों से इस बात के लिए खेद व्यक्त करता है कि उन्होंने अतीत में अपने मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार किया है। चूंकि चक शासन को अपने परिवेश के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति ने उसे बताया कि यह वर्तमान समय भविष्य है और स्थान दक्षिण कोरिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। इससे पहले कि वे अधिक बात करें, वह चक्री को एक बेहतर जगह पर ले जाना चाहता है। जैसे ही राष्ट्रपति अपना हाथ बढ़ाते हैं, चोकुम वहीं स्थिर खड़ा रहता है। हर अधिकारी ध्यान से देखता है, अपने अगले कदम की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है। लेकिन चराउग ने राष्ट्रपति का सिर काटने के उद्देश्य से अपनी छड़ी घुमाकर सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जहां तक प्राचीन व्यक्ति का सवाल है, राष्ट्रपति इस भ्रम से बाहर निकलने की कुंजी हो सकते हैं। अधिकारी तुरंत घबरा जाते हैं और अपना निशाना उसके सिर पर मर देते हैं। चमत्कारिक रूप से राष्ट्रपति अभी भी जीवित हैं और सभी को गोलीबारी बंद करने का आदेश देते हैं। इस बीच चोकरयाम को यकीन हो गया कि यह यूनी का काम नहीं है। आप देखिए, वह गोरियों में सबसे बड़ी भ्रम फैलाने वाली थी, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वह ऐसा भ्रम पैदा कर सके जहां उसके दुश्मन को नुकसान न हो। उन झगड़ों पर विचार करते हुए चक्रियम को पता है कि अधिकारियों के साथ मुठभेड़ के दौरान उसने जो महसूस किया वह कोई भ्रम नहीं था। इसलिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए वह केवल यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि यह स्थान वास्तविक है। दृश्य राष्ट्रपति के सुरक्षित घर की ओर जाता है, जहां चाक रायू जियाम को भव्य भोजन परोसा जाता है। लेकिन निरर्थक सुखों में शामिल होने से पहले भाई यह पुष्टि करना चाहता है कि वह कहां है। राष्ट्रपति का दावा है कि यह एक गुप्त अड्डा है, इस तरह की बैठकों के लिए एक निर्दिष्ट स्थान है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि उनके प्राचीन अतिथि खुद को आनंदित करें, क्योंकि सभी भोजन वर्तमान युग की परंपराओं और स्वाद के अनुसार तैयार किए गए हैं। चूंकि चक रोजिम पहले खुदाई करने की पहल नहीं कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति इसे अपने ऊपर लेते हैं और पहला निवाला लेते हैं। भोजन करते समय वह पूछता है कि क्या चुकायों को अभी भी कोई संदेह है कि वह भविष्य में नहीं है। निसंदेह चो रॉ ये पता लगाने में काफी चतुर है। अब तक उसे पूरा यकीन है कि वह वास्तव में भविष्य में है। राष्ट्रपति को यह सुनकर खुशी हुई कि वह समझते हैं। अब उसके लिए यह समझना कठिन नहीं होना चाहिए कि इतने लंबे समय तक जमे रहने के बाद भी वह चलने फिरने में सक्षम है, तो इसका कारण आधुनिक चिकित्सा तकनीक है, जो कि उसके समय में संभव नहीं था। चक्रे अपनी मृत्यु से पहले का समय याद करते हैं। उसके शरीर में जहर पहले से ही फैल रहा था और उसके कट्टर दुश्मन ने उसे और भी अधिक छेद दिया था। चूंकि वह यहां अकेला बचा है, इसका मतलब है कि उसके सभी दुश्मन पहले ही गिर चुके हैं। राष्ट्रपति ने अपना बयान जारी रखा। हालांकि उन्हें यकीन नहीं है कि चुकोइंग शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे या नहीं। राष्ट्रपति इतने उदार होना चाहते हैं कि उन्हें इस स्थान के अनुकूल होने में मदद करने के लिए समर्थन की पेशकश कर सकें। लेकिन बदले में वह चक रेजिम का सहयोग चाहता है। इसमें कोई बहुत अधिक मांग वाली बात नहीं है, बस एक साधारण अनुरोध है। स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय खुफिया निदेशक को इशारा करते हैं और लोग तुरंत टीवी चालू कर देते हैं। एक समाचार रिपोर्टर ने सुपर ताकतवर आदमी को देखे जाने की रिपोर्ट दी। वह न सिर्फ कारों की रफ्तार की बराबरी कर रहा है, बल्कि उसे इधर उधर उड़ते हुए भी देखा गया। आम लोगों ने पहले से ही बिंदुओं को जोड़ना शुरू कर दिया है। उन्हें संदेह है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने शहर में इधर उधर उड़ते देखा था, वह वही व्यक्ति है जो हान नदी ग्लेशियर में पाया गया था। ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि शहर में अराजकता फैलाने वाला यही व्यक्ति है और लोग उसे सुपरह्यूम भी कह रहे हैं। फिर रिपोर्टर नवीनतम समाचार की घोषणा करता है। यह सब एक फिल्म निर्माण का हिस्सा था और फिल्म निर्देशक यथासंभव उच्चतम यथार्थवाद चाहते थे। मूल रूप से सरकार ने जनता को यह समझाने के लिए पूरी समाचार रिपोर्ट का मंचन किया है कि विचित्र दृश्य सिर्फ एक प्रदर्शन था।
वे सच को सामने आने देने का जोखिम नहीं उठा सकते। लोग चौक रुइम जैसे प्राणी के बारे में जानने को तैयार नहीं है। आखिरकार वह एक जमे हुए व्यक्ति है जो सदियों तक जीवित रहने में सक्षम है। यदि वे इस स्थिति का प्रयोग और अध्ययन करते हैं तो राष्ट्रपति का मानना है कि इससे अविश्वसनीय प्रगति हो सकती है। कई देशों ने पहले भी इसे हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक वे केवल इसलिए असफल रहे हैं क्योंकि उनके पास महत्वपूर्ण विगलन तकनीक का अभाव था। लेकिन अब चोकरयाम उनकी उम्मीद बनकर सामने आए हैं। इसलिए राष्ट्रपति ने चक्रयुजम से देश और भावी पीढ़ियों की खातिर उनके साथ सहयोग करने के लिए कहा। लेकिन चक्रयुजम बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं। बेशक राष्ट्रपति अवाक रह गए जबकि चक्रयुजम बाहर निकलने की ओर बढ़ गए। जहां तक चक्रयुजम का सवाल है, राष्ट्रपति के लिए यह मान लेना साहसिक है कि उनका इस युग में रहने का कोई इरादा है। चूंकि इस प्राचीन योद्धा को समझाने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति ने योजना बी के साथ जाने का फैसला किया। अधिकारियों ने चक्रयुजम को लक्ष्य करते हुए जल्दी से अपनी सुई बंदूकें खड़ी कर दी और उस पर डार्ट से बमबारी शुरू कर दी। डार्ट उसकी पीठ पर सटीक वार करता है, लेकिन उसकी एक मांसपेशी भी नहीं हिलती। हालांकि चक्रयुजम ने पहले ही टैसे गन बंद कर दी थी, लेकिन निर्देशक को यकीन है कि यह आदमी एक हाथी को मार गिराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली ट्रैंक्विलाइजर का सामना नहीं कर सकता है। हालांकि निर्देशक सही हो सकता है, लेकिन चोकरायोम डार्ट्स को अपनी त्वचा में छेद तक नहीं करने देता। आभा की एक मोटी परत उसके शरीर को घेर लेती है, जो सुइयों को उसे छूने से रोकती है। उसकी आंतरिक आभा उसके हाथों में जमा हो जाती है और एक पल में वह सभी दिशाओं में उड़ने वाले अधिकारियों को भेजता है जैसे कि वे हल्की गुड़िया से ज्यादा कुछ नहीं थे। शक्ति का यह छोटा सा प्रदर्शन इस जिद्दी राष्ट्रपति को दोबारा ऐसा स्टंट न करने की याद दिलाता है। इसके बावजूद राष्ट्रपति अभी भी चक्री को इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं है। इसके बाद चौकों के आसपास बिजली के डंडों से लैस अधिकारियों के एक समूह में प्रवेश करें। वे बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर आरोप लगाते हैं, लेकिन चोकरेयुजा इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि उस पर हमला करने वाला अधिकारी पूरी तरह से चूक जाता है। अन्य अधिकारी पास आ जाते हैं, लेकिन एक आदमी सोचता है कि आखिरकार उसने चक्रयुजम को अपने डंडे से पकड़ लिया है। लेकिन इससे पहले कि बैटन उसे विद्युतीकृत कर सके, चक्रयुजम एक बाद की छवि की तरह धुंधले रूप में गायब हो जाता है। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वह अपने पीछे आकृतियों का एक निशान छोड़ रहा है। एक बिंदु पर मूर्ख अधिकारियों को एहसास हुआ कि उनका इस आदमी से कोई मुकाबला नहीं है। सशस्त्र विरोधियों से मुकाबला करने के बावजूद उन्होंने हमला तक नहीं किया। केवल एक चीज जो उसके विरोधी कर सकते हैं वह है उसे देखते रहना कि वह बेदाग चला जाता है। उनकी विफलता की खबर मिलने के बाद राष्ट्रपति को यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही है कि वे एक व्यक्ति से हार गए। अब तक उसे यकीन है कि वे उसे बलपूर्वक नहीं पकड़ सकते, इसलिए वैकल्पिक तरीकों को ढूंढना ही एकमात्र विकल्प बचा है। आखिरकार चक्री कोई सामान्य प्राणी नहीं है और संभवतः बड़े पैमाने पर खोज आवश्यक होगी। अचानक एक आदमी जरूरी खबर देने के लिए दौड़ता है। उन्हें उस व्यक्ति का स्थान मिल गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। हालांकि वे कारण के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन वह सबसे ऊंची इमारत की छत पर खड़े होकर आसानी से पहचानी जा सकने वाली जगह पर है। ऐसा लग रहा है कि चक्रायुगो अपनी जान लेने के लिए इस ऊंची इमारत से कूदने वाला है। आप देखिए, यह दुनिया उसे कुछ नहीं देती। उसका जीवन निरर्थक है क्योंकि जीवित रहने का उसका कोई उद्देश्य नहीं है। उसके जीवित रहने का एकमात्र कारण अपनी मालकिन को दुश्मनों से बचाना था। लेकिन अब जब रक्षा करने के लिए कोई मालकिन नहीं है और लड़ने के लिए कोई दुश्मन नहीं है, तो उसके अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं है। वह चाहता है कि इतने वर्षों पहले जब वह चट्टान से गिरा तो उसकी मृत्यु हो गई होती। जैसे ही वह नीचे उतरने लगता है, उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। बिलबोर्ड पर एक चेहरा तुरंत उसका ध्यान खींचता है। यह पता चलता है कि बिलबोर्ड पर चेहरा बिल्कुल उसके अंतिम दुश्मन ओकेन जैसा दिखता है, जिसे वह नीचे गिरा देना चाहता था। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी याददाश्त उस समय की हो गई जब उसका सामना ओकोन नाम के खलनायक से हुआ था, जिसने उसके परिवार के सदस्यों को उसकी आंखों के सामने एक दूसरे को बेरहमी से मारने के भ्रम में डाल दिया था। गोरियों पर विनाश के युग को पूरी तरह से शुरू करने के लिए बोनहई और ओकोन ने मिलकर काम किया। जैसे ही सब कुछ आग की लपटों में घिर गया, अंगरक्षक ने अपने दुश्मन ओकियोन के खिलाफ दृढ़ दृष्टि का दावा किया, जिसने तलवारबाज को यातना देने का आनंद लिया और वादा किया कि वह दुनिया को समतल कर देगा। ओकोन हर चीज के लिए अकेले ही जिम्मेदार है। भले ही हमारे लड़के को विश्वास था कि उसने अपनी अंतिम लड़ाई में उस लड़के को मार डाला है, लेकिन यह पता चला कि वह कमीना भविष्य में भी जीवित है। इससे चीजों पर रूजन का नजरिया बदल जाता है। बदले में उसके शत्रु का अस्तित्व उसके जीवन को एक अर्थ, एक उद्देश्य देता है। अपने हाथों को जमीन की ओर फैलाकर आदमी इतना दबाव डालता है कि वह गिर जाता है और अपने पैरों को सतह पर रख देता है। ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में वह नहीं जानता था और वह इसका पता लगाने के लिए कृत संकल्प था। दृश्य में यह दिखाया गया है कि राष्ट्रपति जून ये सुनने के बाद अपना कंचा खो बैठे कि हमारा लड़का सबसे ऊंची इमारत से कूद गया। लेकिन यह तथ्य कि उसका शव कहीं नहीं मिला, उसे मिली पहली खबर से भी अधिक भयावह है। सौभाग्य से उनकी मुलाकात एक गवाह से हुई जो उस आदमी से मिला, और उसकी गवाही के अनुसार उसने बस यानबू से जानकारी के बारे में पूछा। इस दुनिया में यू यून वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह कोरिया का गौरव है, एक विश्व स्तरीय फिल्म स्टार है जो छोटी उम्र से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। विश्व के अन्य महाद्वीपों से भी उस पर अच्छी नजर है और एक मॉडल की शक्ल के साथ उनके व्यक्तित्व में अनूठा आकर्षण है। अकेले उनके अस्तित्व की बदौलत उनकी कंपनी का शेयर मूल्य बढ़ रहा है, और क्योंकि वह कोरिया का सबसे प्रसिद्ध सितारा है, उसने वैश्विक स्तर पर देश का दर्जा बढ़ाया है। दूसरे शब्दों में, आदमी एक महान व्यक्ति की परिभाषा थी, जो उस वर्णन के लिए अशोभनीय है जिसे सुनने के लिए रेयूज यान इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे वह और भी अधिक अपने स्थान से बाहर महसूस करता है। अब ओकियन की पहचान उस आदमी के विपरीत प्रतीत होती है जो वह होना चाहिए। जानकारी को देखते हुए रायू को संदेह है कि दो संभावनाएं हैं। नंबर 1, यह मॉडल या तो ओकोन जैसा दिखता है, और नंबर 2, वह लड़का वास्तव में वही है जो पूरी दुनिया को गैसलाइट कर रहा है। और कुछ दिलचस्प कारणों से
रयूजियन को पूरी उम्मीद है कि ये दूसरी संभावना है। उससे मिलने की इच्छा महसूस करते हुए वो बच्चे से अनुरोध करता है कि वह उसे यान वू के पास ले जाए, जो स्पष्ट रूप से एक सामान्य बच्चे के लिए एक पागलपन भरा अनुरोध है जो स्पष्ट रूप से उस जैसी सेलिब्रिटी से संपर्क नहीं कर सकता है। यहां तक कि बच्चा भी यहां सोच रहा है कि क्या उसे ये प्रश्न पूछने के लिए कोई मूर्ख व्यक्ति मिल गया है। हालांकि बच्चे को डराने के लिए रुजिम इधर उधर भटकने के मूड में नहीं है। बंदा इतना दबाव डालता है कि हर स्क्रीन का शीशा टूट जाता है। रग यान वू को ढूंढने का तरीका जानने के लिए बच्चे से जवाब मांगता है। बच्चा सोचता है कि यदि उसने उत्तर नहीं दिया तो वह मारा जाएगा। इसलिए अंततः उसने कबूल किया कि उसने कुछ साल पहले मॉडल के विदेश यात्रा के बारे में सुना था। रियूजी को पता चलता है कि इसका मतलब है कि उसका लक्ष्य पहले ही दूसरे देश में पहुंच चुका है। आइए स्वतंत्रता की भूमि अमेरिका की यात्रा करें। यहां मॉडल अच्छा लंच कर रहा है, तभी अचानक उसके चेहरे पर कान्ये वेस्ट नामक एक व्यक्ति ने अंग्रेजी में स्पष्ट बात करते हुए उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। अमेरिकी व्यक्ति मांग करता है कि वह जगह छोड़ दे। पता चला कि यह महज एक फिल्म का दृश्य है जिसे वे निर्देशित कर रहे हैं, इसलिए यह सब बढ़िया है। निर्देशक इस बात से थोड़ा नाराज हैं कि यान वू हाल ही में अपनी लय में नहीं है और उन्हें दृश्यों के अनुकूल ढलने में अधिक समय लग रहा है। इस तथ्य की भरपाई करने के लिए आत्मविश्वास से भरपूर मॉडल अपने पहले से ही सूजे हुए चेहरे के साथ अमेरिकी से उसे दूसरी तरफ से भी मारने का अनुरोध करता है। दृश्य को दोबारा करने की योजना है, तभी अचानक झूमर अप्रत्याशित रूप से टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। यदि बफ कान्ये को कोई एल्बम मिल जाती है तो वह दूसरा एल्बम जारी नहीं कर पाएगा, लेकिन सौभाग्य से कोरियाई मॉडल एक महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचाने के लिए झपट्टा मारता है। कर्मचारी तुरंत उनकी स्थिति की जांच करने के लिए पहुंचे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। शुक्र है वे दोनों सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई। खैर, यान वू को छोड़कर जिसने अधिकांश समय अपना हाथ घायल कर लिया। अस्पताल में वे ये जानकर हैरान रह गए कि यान वू ने दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए अपने शरीर को नष्ट कर लिया। साथ ही उनके साहसी कार्य के लिए उन्हें अपने स्वास्थ्य में तेजी लाने के लिए सभी से ढेर सारे उपहार भी मिले। यान वू को लगता है कि इन उपहारों को अस्पताल के उदार स्टाफ सदस्यों के साथ साझा करना एक अच्छा विचार है। उन्होंने अभी अभी अपनी हालत के कारण फिल्म का शेड्यूल गड़बड़ाने के लिए माफी भी मांगी है, लेकिन वे खुश हैं कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। इसके अलावा यान वू का ध्यान इस बात पर जाता है कि फिल्मांकन अभी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, खासकर जब वह चौंकाने वाली खबर सुनता है। ब्लू हाउस में वापस आकर राष्ट्रपति जॉन सभी से विदा लेते हैं और पाते हैं कि हमारा लड़का उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। शीर्ष स्तर के सुरक्षा स्तरों को आसानी से पार करने के बाद जॉन कल को भयभीत होना याद करते हैं, क्योंकि केवल 9 घंटे पहले हमारा लड़का बैटमैन की तरह अपने कार्यालय में आया था। उन्होंने सहयोग के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसे उन्होंने पहले अस्वीकार कर दिया था। केवल इस बार उसे इसके साथ एक शर्त भी जोड़ी गई है। उसे यान वू की एक तस्वीर सौंपते हुए उसने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वह किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ढूंढने में उसकी मदद करे जो यान वू के साथ उसी कमरे में आसानी से उससे मिल सके। चैन किसी भी चीज के लिए तैयार है जब तक कि वह बदले में पूर्ण सहयोग का वादा करता है। रयूजिन का मानना है कि विश्वास के कारण हाथ मिलाने का भाव उसके युग में मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपना हाथ मिलाता है। वर्तमान में वापस जॉन को पता चलता है कि राउगमा तत्काल यान वू को देखना चाहता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि वे उससे बहुत दूर हैं। दृश्य उस हिस्से में कट जाता है जहां वे वास्तव में यान वू के ठहरने के स्थान पर पहुंचते हैं। मॉडल राष्ट्रपति और उस व्यक्ति से मिलकर आश्चर्यचकित हो जाती है जिसे वह अपने साथ लाए थे। यान वू अपना परिचय देता है और दयालु है, जबकि रेयूजियान सतर्क है क्योंकि यह देखने का समय है कि यह लड़का वास्तव में ओकॉन है या नहीं। जिनको पता चला कि मॉडल ने हाल ही में एक चोट के कारण अपना हाथ मोड़ लिया है। रुजिम उससे मिलने के लिए और अधिक इच्छुक है और हाथ बढ़ाता है। सेलिब्रिटी शुरू में यह देखकर चौंक जाता है कि समाचार में वही लड़का उसकी आंखों के सामने है। वे ठीक से हाथ मिलाते हैं जबकि जॉन सुझाव देते हैं कि वे कहीं आराम से बैठें, लेकिन वह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा लड़का व्यवहारिक रूप से अपनी बेहद मजबूत पकड़ से यान वू के हाथ को कुचल रहा है, लेकिन उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि एक सामान्य इंसान की तरह दिखने वाले इस व्यक्ति के शरीर से ची का एक अंश भी नहीं निकल रहा है। निराश होकर रायोग ने अपनी घुसपैठ के लिए माफी मांगी। जॉन दोनों को आराम से रहने के लिए कहता है जबकि वह बाथरूम जाने के लिए चला जाता है। हालांकि वह एक बहाने के रूप में दूर जा रहा है, उसने पहले से ही अपने लोगों को स्टैंड बाय पर रख दिया है अगर कुछ अंडस्को नीचे चला जाता है। कमरे को तब तक खाली कर दिया जाता है जब तक कि केवल 2 आदमी एक दूसरे के सामने एक मेज साझा करते हुए न रह जाए। हालांकि वह अपनी चाय का आनंद ले रहा है, रेयोग गंभीर रूप से उदास है, यह महसूस करते हुए कि यह लड़का केवल ओकोन के चेहरे जैसा दिखता है। अंत में ऐसा लगता है जैसे वह इस दुनिया में अकेला है जब तक कि यान वू ने रायुजा के नाम की घोषणा नहीं की और उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित होकर फुसफुसाया। यान वू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस अंगरक्षक को उसने मरा हुआ मान लिया था वह जीवित निकला। रग इस बिंदु पर हाथ डालने के लिए इतना तैयार है कि उसने यान वू को चेतावनी देने के लिए एक हिंसक आभा प्रकट की और सवाल किया कि क्या यह सब कमीने के लिए एक खेल था। अंत में यान वू नीचे वाले व्यक्ति के लिए सिर्फ एक झूठी पहचान है। यह हमेशा ओकोन रहा है जो केवल एक ही स्पष्टीकरण की ओर ले जाता है, और वह यह है कि ओकोन ने कुछ प्रकार का कौशल प्राप्त किया होगा जिससे वह खुले में अपने काई स्तरों को छिपाने में सक्षम हो सके। रुजिन को इस बात की चिंता है कि यह लड़का उससे पहले कितनी जल्दी भविष्य में लौट आया। ओकोन ने तुरंत उससे कहा कि उसे यहां मारना निरर्थक होगा, इसलिए उसे अपने जानलेवा इरादे को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। उनका मानना है कि रायुजी केवल इस दुनिया को अपना रहे हैं जबकि ओकोन पहले से ही इसका हिस्सा है और इसके साथ घुल मिल गया है। रुजिन ने उससे सीधे सवाल पूछे कि वह भविष्य में कैसे आया, लेकिन चतुर ओकोन अपने रहस्य बरकरार रखता है। अपनी एकमात्र चिंता की ओर बढ़ते हुए रोग उस व्यक्ति से सवाल करता है जिसकी वह वास्तव में परवाह करता है। वह जानना चाहता है कि जिस लड़की की सुरक्षा के लिए उसे नियुक्त किया गया था वह भी भविष्य में उन्हीं की तरह आई थी। लेकिन ओकोन हमारे लड़के की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के मूड में है,
इसलिए वह उसे आधा अधूरा उत्तर देता है जैसे कि यह कोई पहेली हो। उसके अंडरस्कोर के साथ हमारा लड़का सचमुच मेज के खिलाफ इतना दबाव डालता है कि यह ओकन और उसकी सीट को पूरी दुनिया में वापस गिरा देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ओकोन सहयोग करने को तैयार नहीं है। इसलिए रायोवम ने निर्णय लिया है कि वह अपने उत्तर स्वयं ढूंढेगा। वह ओकोन को घूरता है, जो मलबे से बाहर आ रहा है, याद कर रहा है और सवाल कर रहा है कि क्या यही वह वास्तविकता है जिसमें उन्होंने एक बार एक और जीवन साझा किया था। हालांकि अपने प्रतिद्वंद्वी के उस आखिरी हमले से ऑन वास्तव में आश्वस्त हो गया। ऐसा लगता है जैसे वह समझ सकता है कि रेयोगायम ने अभी तक पूरी तरह से अपनी ताकत हासिल नहीं की है। उनका छोटा सा नृत्य शुरू होने से पहले ओकोन ने राउगमा को भ्रम की विशेष बाधा के बारे में सचेत करने के लिए उसे रोक दिया जिसमें वह मौजूद है। इसके साथ बाकी दुनिया उन्हें लापरवाही से एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देख पाएगी और इसके बजाय ऐसा प्रतीत होगा जैसे वे पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे से मिल रहे थे। यह हास्यास्पद है, लेकिन भाई वास्तव में इसे बरकरार रखने के लिए अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता है, यहां तक कि एक खलनायक के रूप में भी। ओक्योंग तुरंत अंदर आता है, लेकिन हमारा लड़का तुरंत कुछ चौंकाने वाली बात बताता है। वह बिल्कुल भी ओकोन का सामना नहीं कर रहा था। रम अपने हाथ में एक पाइन शंकु को कुचलता है और कहता है कि वह स्वयं सच्चाई का पता लगाने जा रहा है। उन्होंने टिप्पणी की कि अपनी सामान्य स्थिति में अपनी चाबी छुपाने के बावजूद इस व्यक्ति ने वास्तव में खुद का बचाव करते समय अपनी कुछ चाबी लीक कर दी, जिससे रुगोंग को पता चला कि वह बिल्कुल भी ओकोन नहीं था। यानवो का भेष धारण करने वाली महिला अचानक अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। स्पष्ट रूप से इस बात से प्रभावित हुआ कि वह एक ही मुठभेड़ में सत्य को एक साथ जोड़ने में सक्षम था। क्या आप लोगों को यूनान हाई याद है, वह लड़की जो हमारे लड़के को पहले राष्ट्रपति के जीवन को समाप्त करने के लिए लगभग जिम्मेदार थी? हाँ, यहाँ इटाची की बहन से मिले। परिप्रेक्ष्य विद्रोह के अंतिम दिन पर वापस जाता है जहां वह स्पष्ट रूप से उन्हाई को खुले में काटे जाने के बाद गिरकर मौत की याद दिलाता है। उसे विश्वास था कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। तो यह बिल्कुल अजीब है। उन्हाई अपने भ्रम पर हंसता है और बताता है कि असली ओकोन वास्तव में इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह अपनी पहचान यानवो के रूप में रख रही थी क्योंकि उसका बॉस अपनी योजनाओं के लिए अन्य बैठकों के प्रबंधन में व्यस्त था। और आज की रिपोर्ट में वह ओकोन को रुजिम की वापसी के बारे में बताते हुए बहुत खुश है। इसके अलावा पहले से उसकी शक्तियों का आकलन करते हुए वह सोचती है कि वह यहां आसानी से रायोजिम को हरा सकती है। यही कारण है कि इताची की बहन हमारे लड़के पर गिरोह बनाने के लिए एक छाया क्लोन जुत्सु के लिए जाती है, लेकिन वह भूल गई कि वह किसके साथ काम कर रही थी क्योंकि वह आसानी से क्लोनों में से एक को मार गिराता है। उसने उसका मुंह चलाते हुए सुनना समाप्त कर दिया है। भाई ने मूलतः उसे फंस बंद करने के लिए कहा था। निःसंदेह चूंकि रायुजियान हाल ही में जागे हुए अपने शरीर से बहुत सी चाबियां निकाल रहा है, इसलिए इसका उस पर भारी असर पड़ने वाला है। और वह धारणा अकेले उन्हाई की सबसे बड़ी विफलता बन गई क्योंकि हमारे लड़के ने उसे याद दिलाया कि वह अलग तरह से बना है। एक ही हमले में उसने उसके सभी क्लोनों का ख्याल रख लिया। वह उसका सामना करने में असहाय होकर जमीन पर पड़ी थी। रुजिम को स्पष्ट रूप से याद है कि उस दिन उसने मनोचिकित्सकीय सोच को खत्म कर दिया था। वह एक ऐसी चोट के कारण चट्टान से गिर गई जिसे ठीक करना आसान नहीं होगा, इसलिए यह विश्वास करना कठिन है कि वह इतनी दूर आ गई है। अन्ही ने खुलासा किया कि उसे भी विश्वास था कि वह उसी दिन मर जाएगी, लेकिन आंखें खुलने पर उसके लिए हकीकत कुछ और ही हो गई। भविष्य में वह राख जैसे बालों वाला अच्छा सूट पहने एक आदमी के सामने अनजान लग रही थी। वह ओकोन था और वह पहले से ही उसे इस नई दुनिया में समायोजित होने में मदद कर रहा था। इसका मतलब यह है कि ओकोन उनमें से सबसे पहले जागने वाले व्यक्ति थे, और चूंकि वह उसका वरिष्ठ है, उन्हाई अंत तक हार नहीं मानना चाहता। वह अपने तेज वार से रुगम्स की नजर लगभग पकड़ ही लेती है, लेकिन हमारा लड़का समय रहते उसका मुकाबला करता है और उसे एक जोरदार प्रहार से दूर धकेल देता है। उन्हाई व्यवहारिक रूप से लड़ाई जारी रखने में असमर्थ है, जबकि राउगमा उसके पास आता है और उसे याद दिलाता है कि जब वह कहती है कि ओकोन ने वास्तव में उसकी जान बचाई तो वह कितनी दयनीय लग रही थी। उन्हाई को यहां आए हुए केवल 1 महीना ही हुआ था, लेकिन राउगमा को इसकी चिंता नहीं है। वह जानना चाहता है कि उसके शरीर ने सड़ने की प्रक्रिया कब शुरू की। वह नहीं जानती कि वह इसे लेकर कहां जा रहा है, इसलिए उसने उसकी शर्ट फाड़ दी, जिससे नीचे सड़ा हुआ मांस दिखाई देने लगा। रुजिम ने आगे कहा कि ओकोन ने वास्तव में उसे कभी नहीं बचाया। उसने उसे कुछ समय तक जीवित रखने के लिए केवल एक जादू का इस्तेमाल किया जब तक कि वह अंततः किसी काम की न रह जाने के बाद अपने विनाश को प्राप्त न हो जाए। उन्हाई जवाब में पागल हो जाता है और ऐसी हास्यास्पद बातें कहने के लिए उस पर गरजने लगता है। रेयुजिम समझता है कि उसने इस तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन उसकी नजर में फैसला स्पष्ट है। वह ओकोन की योजनाओं में सिर्फ एक उपकरण है। साथ ही वह यह सोचकर उसका मनोरंजन करता है कि वह उससे ये सब तुच्छ काम क्यों करवा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओकोन की नजर में उसकी कीमत इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, यह उन्हाई के लिए एक दुस्वप्न बन रहा है, जो यह जानकर सदमे में है कि वह जल्द ही जमीन से 6 फीट नीचे होने वाली है। हालांकि एक रास्ता है, एक रास्ता जो केवल रुजिन ही जानता है। उसे एक चीका इंजेक्शन लगाना होगा जो उस चीज से अलग है जो उसके शरीर को खराब कर रही है, और वह उसे दिखाता है कि संक्रमण को वापस लाने के लिए अपनी खुद की कुछ चीज डालकर यह कैसे किया जाता है। उन्हाई को इस बात की पुष्टि हो गई कि उसका मालिक उसे चुपचाप मार डालने की योजना बना रहा था। रुजिम ने निष्कर्ष निकाला कि या तो वह ओरंग इन्फ्यूजन तकनीक का उपयोग कर सकता है, इसलिए उसे एक पक्ष लेने का विकल्प चुनना होगा। यह महसूस करते हुए कि नौबत यहां तक आ गई है, उन्हाई टिप्पणी करती है कि वह जीना चाहती है और राउगमा से आदेश मांगती है। ठीक है, मैंने निश्चित रूप से सोचा था कि वह भी मर जाएगी जैसा कि अधिकांश कहानियों में होता है, लेकिन यह वास्तव में एक अच्छा बदलाव है। रियूजी ने खुलासा किया कि उसका उद्देश्य अब से डबल एजेंट की तरह काम करना है। अगले दृश्य में यानवू दरवाजे से बाहर आता है और रायुजी से बचने की भीख मांगता है। वह राष्ट्रपति को सचेत करता है और आग्रह करता है कि वे तुरंत चले जाएं, जिससे उनमें भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कमरे के अंदर एक खतरनाक व्यक्ति को देखकर राष्ट्रपति भयभीत हो जाते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आखिर क्या हुआ। अंदर जाकर उन्हें रुजिम मिलता है, जिसने पूरी जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है।
वह गड़बड़ी करने के लिए माफी मांगता है और जो भी संभव हो सके मुआवजा देने की पेशकश करता है। उसका बहाना यह है कि वह चीजों का परीक्षण कर रहा था। राष्ट्रपति तुरंत इसके बारे में चिंतित नहीं है और इसके बजाय पूछते हैं कि क्या रियो अपनी मानसिक स्थिति में ठीक है। जहां तक यान वो का सवाल है, वे भी उसके बारे में चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। वास्तव में उन्हाई हमारे लड़के को इस तरह इतना अस्थिर दिखाई देने से बहुत नाराज है, खासकर जब उसके लिए इस तरह से होना असामान्य है। जाहिर तौर पर भाई का अभिनय कौशल उन्हें ऑस्कर दिला सकता है। वैसे भी वह जल्द ही उन्हाई के साथ वास्तविक बातचीत करना चाहते हैं, जिसमें ओकोन के संबंध में उनके लक्ष्यों पर चर्चा होगी। परिप्रेक्ष्य अतीत में बदल जाता है, जहां युवा तलवारबाज को उसके एकमात्र कर्तव्य के बारे में बताया गया था। उसे अपने आसपास के महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा के लिए अपने हथियार निकालने थे। अंगरक्षकों को अपनी जान देकर उनकी रक्षा करनी होती थी और उन्हें अक्सर याद दिलाया जाता था कि उनका जीवन उतना मायने नहीं रखता जितना उस व्यक्ति का जिसकी रक्षा के लिए उन्हें सौंपा गया है। साथ ही चूंकि अंगरक्षक किसी और की सुरक्षा के लिए जीते हैं, वे असामान्य रूप से दृढ़ इच्छाशक्ति वाले और मरने के लिए अनिश्चयशील थे। रेयूजिम प्रयोगशाला में जागता है, जहां शोधकर्ता रेड अलर्ट पर है और उसकी स्थिति अचानक पहले से कहीं अधिक अस्थिर दिखाई देती है। वह उन्हें बताता है कि वह ठीक है, लेकिन वह जानना चाहता है कि शोध कितने समय तक चलेगा। राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि इसे सहजता से लें क्योंकि वे इसे किसी अन्य समय भी जारी रख सकते हैं। आप जानते हैं, राष्ट्रपति वास्तव में मुझ पर गुस्सा करने लगे हैं क्योंकि वह हमारे लड़के के साथ गुलाम जैसा व्यवहार करने के बजाय उसे वह सम्मान दे रहे हैं जिसका वह हकदार है। रायूजी अगली बार शोध जारी रखना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें किसी से किया गया एक महत्वपूर्ण वादा निभाना है। ठीक अगले दृश्य में उन्हाई जैसी मॉडल रेजियन को यह कहते हुए देखती है कि वह उसकी अपेक्षा से देर से आया। वह बता सकती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन यह ठीक है क्योंकि यह केवल राष्ट्रपति के चौकीदारों में से एक है। वे भोजन पर अपनी योजनाओं पर चर्चा करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उन्हाई थोड़ा हैरान है कि वह उसके खर्च पर इतने सारे पे का ऑर्डर करने में इतना सहज है। भाई उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे ही यहां पूछताछ करनी है। और फिर वह ओकेन की पिछली कहानी को कवर करके शुरुआत करता है, जिसने मूल रूप से अपने अंतिम मुकाबले में उसे मात दे दी थी। ओकोन उस परिवार का सदस्य है जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे सौंपा गया था। यह लंबे समय से माना जाता था कि ओकोन की मृत्यु एक घटना में हुई थी, लेकिन कोई भी यह नहीं मान सकता था कि उसने विद्रोह की योजना बनाने के लिए अपनी मृत्यु का नाटक रचा था। उन्हाई ने साझा किया कि वह कई रहस्यों वाला व्यक्ति है, जबकि वह बिना किसी सवाल के उसके आदेशों का पालन करती थी। चूंकि वह उस प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दे सकती, रुग्म पूछती है कि क्या अतीत से कोई और है जो भविष्य में आया है। उनकी जानकारी के अनुसार उन्हाई, ओकोन और रायोजिम ही है। अपनी जिज्ञासा से वह किसी और के रिकॉर्ड खोजने में बहुत गहराई तक चली गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। रिगॉन को पता चलता है कि ओकोन वास्तव में इस समय विदेश में है, जबकि उन्हाई थोड़ा निराश है कि वह जिस स्थिति में है उससे मिलने जा रहा है। सच तो यह है कि ओकोन अतीत से काफी मजबूत हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लड़के को उसके चिल्लाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह उसे रोक देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कुछ ऐसा देखता है जिससे अत्यधिक सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। असली यानवू, या मुझे कहना चाहिए कि असली ओकोन, संयोगवश रेस्तरां के बाहर से उन दोनों को घूर रहा है। ओकोन को यह एहसास होने पर कि इस रहस्योद्घाटन से दुनिया और अधिक दिलचस्प हो गई है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुजिम उनकी मुलाकात को निरर्थक और दयनीय बताते हुए उठ खड़े होते हैं। वह उनकी भूमिका में और शर्तें जोड़ना चाहते हैं। अब जब उसने उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से देखा है, तो रायूजी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बात फिर से जागृत हो गई है। बदला लेने की अपनी भावनाओं में वह इतना अंधा हो गया था कि उसने उस एक चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। रेयूजिम उसे बताता है कि वह उस लड़की के जीवित रहने में पूरा विश्वास रखता है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे सौंपा गया था। हालांकि यह उन्हाई के दृष्टिकोण से काफी हास्यास्पद बयान है, जो पहले से ही दस्तावेजों की तलाश में था। ड्रग्स मास्टर के शब्द उसके दिमाग में जोर से और स्पष्ट रूप से गूंजते हैं। उसका एकमात्र कर्तव्य उस व्यक्ति की रक्षा करना है जो उसे सौंपा गया है, और उस लौह नियम का पालन करते हुए वह सबसे पहले अपनी महिला का पता लगाएगा। उन्हाई ने उसे याद दिलाया कि उसे ढूंढना आसान नहीं होगा क्योंकि उसे उसका चेहरा भी याद नहीं है। लेकिन हमारा लड़का जिस तरह से एक पेंसिल उठाता है और उसके चेहरे का बेहतरीन विवरण तैयार करना शुरू कर देता है, वह या तो एक कंप्यूटर है या एक भयानक मशीन है। जीवन भर उसकी सेवा करने के बाद यह उसके लिए आसान होना चाहिए। जब तक ये अंडरस्को गूफबॉल ड्राइंग और प्लॉट ट्विस्ट को प्रकट नहीं करता, ये अंडरस्को पिकासो का काम बिल्कुल भी नहीं है। दृश्य चॉइस यून में कट जाता है। उसकी सहेली इस बात से थोड़ी नाराज है कि वह उसके बिना चली गई। साथ ही वह कहानी की शुरुआत से वही लड़की है जो अपना जीवन समाप्त करना चाहती थी। इसके अलावा सुनने की पृष्ठभूमि यह है कि वह मूल रूप से अपने स्कूल में एक हिट है, एक मॉडल जिसके फैन क्लब में अजीब और बेवकूफ लोग अपनी लीग से बाहर शूटिंग कर रहे हैं, ये सोचकर कि वे इसे लेब्रोन की तरह हिट करने जा रहे हैं। और उन शौवर्रहित ढोंगों के कारण सुनन का दोस्त उसके बारे में थोड़ा चिंतित है। साथ ही उसकी सहेली को अपने स्कूल में सुनने के बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित करने से जलन होती है। जब वे लापरवाही से बात कर रहे थे, रियो और उन्हाई ने दूर से दो युवा लड़कियों का पता लगाया। उन्हाई वास्तव में स्मार्टफोन तकनीक से काफी आश्चर्यचकित है और टिप्पणी करते हैं कि यह जानकारी का एक अविश्वसनीय समुद्र है। जीवित रहने का कितना बढ़िया समय है। कहानी पर वापस आते हुए राउम वास्तव में खुश हैं कि वे यहाँ ठोस प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने शुरू में यह मान लिया था कि इस बिंदु तक पहुंचने में उन्हें 1 साल तक का समय लगेगा। वह हाई को शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वे उसे देखने के लिए यहाँ आए हैं। तभी अचानक कुछ बदमाश 2 युवा लड़कियों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर स्किन क्रॉलर्स की तरह दिखने वाली ये पीडीएफ फाइलें सुनन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ तक कि अपने जुनून से बाहर निकलने के लिए उससे गले लगाने की भी मांग कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से वे दोनों लड़कियों के पास आ रहे हैं, सुनन का चेहरा भयभीत हो जाता है क्योंकि दोनों बदसूरत बदमाश ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वह उनके प्रशंसक होने के लिए उन पर एहसान करती है।
रियो और उन्हाई दूर से देख रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें जल्द ही हस्तक्षेप करना चाहिए। और अब अपनी महिला पर एक विद्या की बूंद के लिए डैंडेलियन पहला शब्द है जो उसकी मासूमियत का वर्णन करते समय उसके दिमाग में आता है। एक खूबसूरत और मासूम लड़की जो अमीर परिवार से होने के बावजूद लगातार रोती थी। हर बार जब वह बीमार पड़ती है तो उसकी हालत तुलना से परे होती है। वह उस व्यक्ति की परिभाषा थी जिसे सुरक्षित अस्तित्व के लिए किसी और पर भरोसा करने की जरूरत थी। रोगम ठीक उसी समय आगे बढ़ता है जब बदसूरत किंग कांग सुनियोन को गले लगाने की कोशिश कर रहा होता है। अनहई की नजर सुन के दोस्त पर है। और यदि आप लोग सोच रहे थे कि जल्द ही रग की महिला होगी तो आप गलत हैं। यह उसकी दोस्त है और वह कमजोर नहीं थी। उसके पिछले जीवन में नहीं और अब भी नहीं। वह उसकी गुरु थी। रुजिम उसके पास जाता है और वह धीरे धीरे उसके पास आती है। हमारा लड़का उसे बचाने में इतनी देर होने के लिए माफी मांगता है और उसे ठंड से बचाने के लिए अपनी जैकेट भी प्रदान करता है। केवल इस मुलाकात से राउगमा को अपने सामने वाले व्यक्ति पर पूरा भरोसा हो गया है। लेकिन उसे बहुत झटका लगा। चूजा सीधे अंदर आ गया और उसके पेट में एक शक्तिशाली अपरकट से डंक मार दिया। रुजिम को स्पष्ट रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी और न ही मुझे थी। यह लड़की संकट में फंसी लड़की नहीं है, वह एक हथियार है। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वह साझा करती है कि जब से वे आखिरी बार एक दूसरे से मिले थे काफी समय हो गया है। पता चला कि लड़की ने उसे उसका प्रशंसक समझ लिया। मेरा दोस्त ये जानकर टूट गया है कि वह उसे बिल्कुल भी याद नहीं करती है। उसका नाम भी उसके जैसा ही नहीं है। लड़की समझ नहीं पाती कि मामला क्या है और वह पूछती है कि क्या वह सुनन का प्रशंसक है। रुजिम स्पष्ट रूप से व्याकुल प्रतीत होती है, यह महसूस करते हुए कि यह केवल यादों का मामला नहीं है बल्कि उसके व्यवहार का भी मामला है। वह अब बिल्कुल अलग व्यक्ति से बात कर रहा था। बच्चे ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया, यह महसूस करते हुए कि उसने बिना किसी कारण के उसे मुक्का मारा। सुनन और उसकी सहेली की रक्षा के लिए कक्षा से कुछ लड़के अचानक आ जाते हैं, यह सोचकर कि हमारा लड़का उन्हें या कुछ और परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस समय रियो को किसी भी चीज की परवाह नहीं है। वह केवल यह कड़वी सच्चाई जानता है कि यह बच्चा अपने मालिक से अलग है। वे उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन लड़की उस आदमी को दुखी भाव के साथ अपने आप खड़ा देखकर चिंतित अवस्था में दिखाई देती है। इस एक बातचीत से वह बता सकती है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक भयानक जीवन जिया है। अगले दृश्य में या अगली सुबह रायुजी और उनके भरोसेमंद साथी उन्हाई उस कब्र पर पहुंचते हैं जहां कथित तौर पर उनकी महिला को दफनाया गया है। उन्हाई को यह थोड़ा सामान्य लगता है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह समय बीतने के कारण है। वे राष्ट्रपति के आदेश के तहत शीर्ष इतिहासकार से मिलकर जानकारी की पुष्टि करते हैं। कई स्रोतों से इसकी पुष्टि करने के बाद उन्हें पता चला कि विद्रोह के दिन रियुजी की महिला की मृत्यु हो गई थी। उनके अंतिम सामान को कब्र में पवित्र रखा गया है। उन्हाई ठीक प्रतीत होता है, लेकिन रेयम बेहद व्याकुल है, इतना अधिक कि वह अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए जमीन पर मुक्का मारता है। अंतिम दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूमता है। ओकोन ने अनिवार्य रूप से अंगरक्षक को उसके एकमात्र लक्ष्य से अलग करके उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया। दुर्भाग्य से उसने अपनी नौकरी के नियमों को तोड़ा और जीवन में अपने अंतिम उद्देश्य को विफल कर दिया। उसकी कब्र के सामने वह उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने के विचार से खुद को निराश महसूस करता है। मुझे सचमुच उसके लिए बुरा लगता है। यह अपने जीवन के दशकों तक इतनी निष्ठा के साथ कुछ करने जैसा है और यह महसूस करना कि आपके प्रयासों का कोई महत्व ही नहीं था। अब जब उन्होंने उसकी मृत्यु की पुष्टि कर दी तो उन्होंने अपना ध्यान पहले के बच्चे की ओर लगाया जिसका चेहरा अपने मालिक से मिलता जुलता था। स्कूल के दृश्य पर वापस आकर लड़की खुद को आश्चर्यचकित पाती है कि वह अकेली कर्मचारी बची है। उसका शराबी बॉस इधर उधर आराम कर रहा है। भाई नामी का और भी उदास संस्करण जैसा दिखता है। शिडो कितना आलसी बेवकूफ है कि वह चाहता है कि वह उसे अपने काम के हिस्से के रूप में राम का कटोरा बना दे, जबकि लड़की इस बात से नाराज है कि वह उससे ऐसे अपमानजनक काम करवा रहा है जबकि उसे एक दिन बड़ा और प्रसिद्ध होना है। शिडिटी को लगता है कि वह इतनी परेशान है कि उठकर अपने लिए खाना बनाती है। लड़की का इंटरव्यू टीवी पर चल रहा है जबकि शिदीक उसे थोड़ी देर और धैर्य रखने के लिए कहता है। श्याक को अचानक फोन आता है और वह खुद को उत्साहित पाता है। कॉल समाप्त करते हुए उसने मिंडेले के साथ खुशखबरी साझा की और उसे बताया कि आखिरकार उसने एक अद्भुत प्रोडक्शन कंपनी के साथ एक ड्रामा मीटिंग हासिल कर ली है। द्वंद्व की आंखें खुशी से चमक उठीं, यह महसूस करते हुए कि बैठक के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद से वह यहां जीवन भर के अवसर का आनंद लेने वाली है। द्वंद्व ने जाने का फैसला किया, लेकिन उसे बैठक के स्थान से दूर कर दिया गया क्योंकि यह उसके जैसी युवा लड़की के लिए अनुपयुक्त है। हालांकि वह इसे केवल कंपनी का मामला बताकर टाल देती है। साक्षात्कारकर्ता उसे अपने पास बुलाते हैं और लड़की से ड्रिंक लेने का अनुरोध करते हैं, जिससे वह काफी हैरान हो जाती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि वह नाबालिग है, इसलिए ऐसा संभव नहीं होगा। वहां का माहौल बिल्कुल भी इंटरव्यू जैसा नहीं लगता। ये गैर पेशेवर है और ये दोनों शराबी मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे उसे सहज होने के लिए कहते हैं क्योंकि यह आधिकारिक बैठक के बजाय सिर्फ एक परिचयात्मक बैठक है। सबसे पहले वह सोचती है कि यह ठीक है, लेकिन जैसे ही खौफनाक कमीनों में से एक उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता है, उसे एहसास होता है कि यह पृथ्वी पर आखिरी जगह है जहां उसे होना चाहिए। युवा लड़की को एक भयावह एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि यह किस तरह की दिशा में जा रहा है। वह स्थिति को नियंत्रित करती है और कहती है कि वह एक इमारत की कीमत पर भी उस तरह का जीवन जीने वाली नहीं है। लेकिन इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कुछ ही क्षण बाद वह पानी में मिलाई गई दवा का शिकार होकर जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर उसके शरीर के स्थिर हो जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उन्होंने पानी में जहर मिलाकर भी उसे बेवकूफ बनाया है। जहां तक शैडॉक की बात है, वह इतना उदास हो गया है कि वह हताश हो गया है। उन्हें लगता है कि वह शायद अभी स्क्रिप्ट पढ़कर मुस्कुरा रहे हैं। लड़की के हार जाने पर लड़कों में से एक ने सुझाव दिया कि वे अपने लक्ष्यों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए लड़की के सपनों का फायदा उठाएं। अपने नेता से फोन कॉल प्राप्त करके वे रिपोर्ट करते हैं कि वे अब तक सुचारू प्रगति कर रहे हैं। राष्ट्रपति जून के घर पर हमारा लड़का साफ चांद को देखकर टिप्पणी करता है कि उसके जीवन में केवल एक ही चीज बची है और वह है प्रतिशोध।
वह पूरी तरह से ओकन द्वारा अपने जीवन में बनाई गई हर चीज को नष्ट करने का इरादा रखता है, जब तक कि वह यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि वे दोनों इस बार हमेशा के लिए मर जाएं। उन्हाई ने देर रात अपनी यात्रा से उसे आश्चर्यचकित कर दिया, और हमें यह भी पता चला कि वह उसे प्रतिदिन हिस्की की आपूर्ति कर रहा है। और मेरा मतलब निश्चित रूप से उन पक्षियों और मधुमक्खियों से नहीं है जिनके बारे में आप लोग सोच रहे हैं। वह उसे कुछ दिलचस्प समाचारों के बारे में सूचित करने आई है। हालांकि यह एओन के बारे में नहीं है, बल्कि उस लड़की के बारे में है जो बिल्कुल उसकी महिला की तरह दिखती है, जिसने डोला में रुचि जगाई है। उन्हाई ने उसके साथ किसी भी संबंध का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक जांच शुरू की। वह चौंकाने वाली बात बताती है कि रेयूजी की महिला की तरह यह लड़की भी मिन परिवार से है, और इसका मतलब है कि वह उस व्यक्ति की प्रत्यक्ष वंशज है जिसकी वह रक्षा करने में विफल रही। कुछ देर तक उसका पीछा करने के बाद उन्हाई को पता चला कि वह इस समय बुरी स्थिति में है और उसे मदद की जरूरत है। उसने जो कहा उसके बाद भी रोग किसी वंशज के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। वह वापस अंदर चला जाता है, बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, किसी ऐसे व्यक्ति में नहीं जो यहां तक कि उसका अपना स्वामी भी नहीं था। उन्हाई उसकी प्रतिक्रिया से थोड़ी नाराज है, भले ही उसे लड़की का सावधानीपूर्वक पता लगाने में परेशानी हुई। अचानक फोन आने पर उसे एहसास हुआ कि उसे जल्दी करनी चाहिए। अंदर से उसे लगता है कि अगर रुग्म को लड़की उबो लगती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। मौन बैठे हुए उदास व्यक्ति उस व्यक्ति की स्मृति को याद करता है जिसे वह सबसे अधिक प्रिय था। विद्रोह का दिन आने तक उसने उसे कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी। यह महसूस करते हुए कि उसकी महिला को खतरा होगा, उसने उसे सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन उसने उससे अंतिम एहसान मांगते हुए अनुरोध किया कि जब भी वह उसकी ओर देखे तो वह उसका समर्थन करने के लिए वहां रहे। द्वंद्वयुद्ध की तुलना में वह दृश्य उसके दिमाग के अंदर कट जाता है। बहुत सारे विचार उस युवक को भ्रमित कर रहे हैं, जिसने खुद को पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया है कि लड़की उसकी स्वामी नहीं है। द्वंद्व का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। साथ ही वह सोचता है कि वहां कोई तो होगा जो पहले से ही उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। आइए वापस जाएं और नानमी से दोबारा मिलें, जिसने प्रबंधक के पद के लिए आवेदन करने के लिए बीक्सू को एक नई भर्ती के रूप में प्राप्त किया है। बीक्स को यह झटका लगा कि वह पहले ही दिन बिना किसी साक्षात्कार के तुरंत प्रबंधक बन गया। आखिरकार इस आदमी को वास्तव में इस तथ्य की परवाह नहीं है कि बीक्सू एक नौसिखिया है। इसके साथ ही वह उस व्यक्ति को विदा करता है, यह याद करते हुए कि द्वंद्व के बाद वह यहाँ एकमात्र कर्मचारी है। उसने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रखा है और सोच रहा है कि मुलाकात उसके लिए कैसी रही। अपने बॉस का फोन आने पर सफेद बालों वाला लड़का बेहद क्रोधित हो जाता है। कुछ ही क्षणों में वह बाथरूम में चला गया, अंडस्को नीचे चला गया और लक्ष्य बच गया। उसके बेवकूफ साथी ने उसके शरीर को छूने की कोशिश की और अंततः इसके लिए उसे अंडस्को हिलाया गया। और अब चूंकि पीड़ित भाग गया है, अगर मामले की रिपोर्ट की गई तो वे पुलिस के भारी संदेह के घेरे में आ जाएंगे। हालांकि यहां पर बुलकट को लगता है कि लड़की को ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वह अभी भी नशे के प्रभाव में है, और उनका संदेह सही है। द्वंद्व मुश्किल से चल पा रहा है, चलने के लिए वह दीवार के सहारे खुद को सहारा दे रही है। दुर्भाग्यवश उसका फोन वापस कमरे में खो गया, अन्यथा वह पुलिस को फोन कर सकती थी। बेचारी लड़की को दालान का आभास भी नहीं हो पाता, जबकि पुरुष उसे पकड़ने के लिए तुरंत उसका पीछा करते हैं। अपने पैरों को हिलाने की भीख मांगते हुए वह चलती रहती है, यह जानते हुए कि यह जीवित बाहर निकलने का उसका एकमात्र मौका है। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचता है, वह पीछे की ओर गिर जाती है और पुरुष उसे पकड़ लेते हैं। यहां पर कट गया बैल उसे चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन वह पहले से ही उदास दिख रही है। इतने लंबे समय तक सहने की उसकी पागलपन भरी मानसिक दृढ़ता से वे थोड़ा हैरान है। अब जो कुछ हुआ उसकी परवाह न करते हुए उन्होंने उसे वापस लेने का फैसला किया। अचानक जमीन हिलने लगती है। बुलकट इसे तब तक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है जब तक कि पूरी इमारत हिलने न लगे। यह महसूस करते हुए कि यह एक तेज भूकंप है, लड़की को एक अवसर का एहसास होता है। लाइटें बंद हैं और वे कुछ भी नहीं देख सकते। उसे आश्चर्य हुआ, दरवाजा भी खुला है, क्योंकि हमारा लड़का पहले ही अंदर प्रवेश कर चुका है। राष्ट्रपति के आवास पर वापस उन्हें अनहाई से एक नोट मिला। फिर भी न जाने क्यों उसने लड़की की जान बचाने के लिए यहां तक आने का प्रयास किया। हकीकत में वह हमेशा उसे नजरअंदाज कर सकता था, इसलिए वह नहीं जानता कि वह यहां क्यों है। उत्तर को अधिक जटिल न बनाते हुए राउम स्वीकार करते हैं कि वह एक अच्छा काम करना चाहते थे। धमकी देने वाला आदमी उनसे लड़की को तुरंत छोड़ने की मांग करता है। भयभीत सफेद बालों वाला लड़का खुद को सदमे में पाता है, उसे नहीं पता कि यह लड़का कहां से आया है। इसके अलावा जमीन अभी भी उनके नीचे हिल रही है, क्योंकि रेयूजिन लापरवाही से अपने शरीर को दूर फेंकता है, जिससे वह जमीन पर गिरने से पहले कई सतहों पर गिर जाता है। अगली बारी बुलकट की है, जो शायद सदमे में अपनी पैंट से पेशाब करने वाला है। रेयूजिम धमकी भरी दृष्टि से मांग करता है कि उसे जाने दिया जाए, और खुद से अनजान उसे समझ नहीं आता कि उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। बुलकट किसी अन्य इंसान को देखने से पहले ही भाग जाता है, इससे पहले कि उसकी आंखों के साथ किसी प्रशिक्षण डमी की तरह व्यवहार किया जाए। वह इतना डरा हुआ है कि वह अपनी कार के पास तक दौड़ता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रायू उसे रोक लेता है, जो आगे कहता है कि उसने उस बदमाश को जाने के लिए कभी नहीं कहा था। बुलकट ने खुद को कार से बाहर खींच लिया, जबकि रेयूजियम ने सवाल किया कि उन्होंने लड़की को बेहोश करने के लिए उसके साथ क्या किया। इसलिए वह सोचता है कि अगर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो क्या उसे मार देना चाहिए। एक आखिरी बार पूछते हुए वह पूरी आभा के साथ कार को दूर धकेलता है। वह सवाल करता है कि क्या उन्होंने उसे जहर दिया है, और यदि हाँ तो रयागमा तत्काल मारक चाहता है। बीकट समझाने की कोशिश करता है कि लड़की को बस नशा दिया गया है और वह जल्द ही जाग जाएगी। लेकिन यह आदमी सस्ते उत्तरों की तलाश में नहीं है, क्योंकि वह आदमी के हाथ से सैंडविच बनाता है। रियूजी ने उसे दिल दहला देने वाली चेतावनी दी और धमकी दी कि अगर उसे पता चला कि वह झूठ बोल रहा है तो वह उसकी गर्दन तोड़ देगा। लेकिन यह भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि सरकारी एजेंटों की तरह कई लोग स्थिति को सुझाने के लिए आते हैं।
पता चला कि यह एक सुरक्षा दल है और वे बच्चे को भाग जाने के लिए कहते हैं। रुइन लड़की की स्थिति पर ध्यान देता है, लेकिन आपातकालीन टीम के नेता के मन में एक अलग योजना है और वह बच्चे की देखरेख करना चाहता है। वे रायुजियान को अपना परिचय भी नहीं देते हैं और बस उसे लड़की को सौंपने का आदेश देते हैं, अन्यथा वे बल प्रयोग करेंगे। लेकिन हमारा लड़का हाथ फेंकने के लिए तैयार है, उनसे आगे बढ़ने और कोशिश करने से बचने के लिए विनती कर रहा है। अपनी पहली बातचीत को याद करते हुए और अभी अभी उसने उसकी कैसे मदद की, रेगोन का मानना है कि उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वह उन्हें बताता है कि वह बच्चे का प्रबंधक है, भले ही केवल एक दिन के लिए। बुलकट बच्चा अपने मालिक से बात कर रहा है और उसे पता चलता है कि वह वही है जिसने आपातकालीन स्थिति में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंगरक्षकों को भेजा था। लेकिन जब बच्चा रिपोर्ट करता है कि उन्हें ड्यूएल के मैनेजर से मिलने की उम्मीद नहीं थी, तो उसका बॉस आश्चर्यचकित हो जाता है। रायुजी और अंगरक्षकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वे बच्चे से उसका संबंध साबित करने के लिए तत्काल सत्यापन की मांग करते हैं। प्रमाणीकरण की उनकी मांग का विरोध करते हुए रुग ने सुरक्षा सदस्यों से डॉस को सुरक्षित रूप से सौंपने के लिए उसके लिए विश्वास का एक तरीका साबित करने के लिए कहा। अपने विचारों को आत्मसात करते हुए वह इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। उसका मानना है कि उनके इरादे संदिग्ध हैं। सुरक्षाकर्मियों में से एक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई अंत में एक लात खाता है और फिर हथेली के प्रहार से उसे धक्का दे दिया जाता है। जमीन पर अपने शरीर के साथ राउग्म को आश्चर्य होता है कि क्या वह बहुत दूर चला गया है। टीम का लीडर अच्छा अभिनय कर चुका है और अपनी टीम को हमारे लड़के को कूदने के लिए संकेत देता है। लेकिन यह जुजुत्सु काइजन नहीं होने वाला है, क्योंकि राउग्म लापरवाही से उनमें से जीवित बकवास को कई अलग अलग हमलों से तब तक पीटता है जब तक वह विजेता नहीं बन जाता। जैसे ही वह शेष टीम से दूर जा रहा है, रुग को एक एहसास होता है जिसके लिए वह तैयार नहीं था। सुरक्षा दल का नेता लड़ाई के लिए आगे आता है और आखिरकार लड़की जाग जाती है। उसे सुरक्षा दल के सदस्यों की कोई याद नहीं है, इसलिए वह उसे एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और एक शक्तिशाली हमला करता है। एक सेकंड के भीतर टीम औंधे मोह गिर जाती है और वे सभी रायुजी के विस्फोटक झटके से बॉलिंग पिन की तरह धराशायी हो जाते हैं। लड़की इतनी सहमी हुई है कि वह कुछ भी नहीं बोल पा रही है। उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया यह तथ्यात्मक स्वीकृति है कि वह एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत इंसान है। अगले दृश्य में वह सुरक्षित रूप से अपने बॉस के पास लौट आती है, जिसे एहसास होता है कि उसने लड़की को बिना किसी की देखभाल के अकेले भेजकर एक बड़ी गलती की है। उसे नहीं पता था कि ऐसा होगा और कंपनी ने उसे सिर्फ इसलिए मूर्ख बनाया क्योंकि उसका नाम बड़ा था। भले ही वह ठीक दिख रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस स्थिति ने लड़की को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया है। हालांकि उन्होंने शुरू में यह मान लिया था कि यह एक अच्छा अवसर था, लेकिन डॉले के लिए इसका अंत वास्तव में बहुत बुरा हो सकता था। बहुत क्रोधित होकर उसका बॉस उन लोगों को मारने के मूड में है जिन्होंने उसके कर्मचारी को चोट पहुंचाई है, लेकिन उनका अपना ही कर्मचारी उनके हास्यास्पद रवैये की ओर इशारा करता है। वह एक विशाल कंपनी के खिलाफ नहीं लड़ सकता था, और यद्यपि वह उन कमीनों को उनके कृत्य के लिए बेनकाब करना चाहती है, लेकिन यह बिल्कुल अवास्तविक है क्योंकि वे कमजोर हैं। ऐसे में वे चाहे कितनी भी आवाज उठा लें, उन्हें हार ही मिलेगी। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसका बॉस आगे बढ़े और निरर्थक लड़ाई शुरू करे। इसके बजाय वह बाद में लंबे समय में उन्हें वापस भुगतान करने से बहुत खुश है। इसके बजाय वह सोचती है कि उनकी मदद करने के लिए किसी खास व्यक्ति को धन्यवाद देना अधिक महत्वपूर्ण है। उदासीन रायोजन की ओर अपनी गांड खींचते हुए वह बॉस को बातचीत करने देती है। हालांकि वह हमारे लड़के को मुआवजा देना चाहता है, रीम को वास्तव में मीठे पे के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है। लड़ाई में वास्तव में अच्छा होने के कारण लड़की इस लड़के की तत्काल प्रशंसक बन गई है। वह सोचती है कि उसे प्रबंधक के पद पर नियुक्त करना उत्कृष्ट होगा, खासकर जब से वे पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं। वह सोचती है कि क्या वह जिस लड़की को समझ रहा था वह भी उसकी तरह ही सुंदर है। इसके अलावा बॉस यहां उस व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहा है और उसे पता चलता है कि वह इस समय व्यावहारिक रूप से बेरोजगार है, जबकि डुली जो कर रहा है उससे हैरान है क्योंकि बॉस के दृष्टिकोण में वे दोनों एक साथ परफेक्ट दिखते हैं। इसलिए वह सीधे उसे प्रबंधक के रूप में काम करने की पेशकश करता है। और ठीक है, कक्षा में वापस डॉला को एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी में शामिल होने के लिए क्यून से प्रशंसा मिलती है। उसे नहीं पता कि उस रात किस तरह का अंडरस्को शो हुआ था। द्वंद्व विवरण के बारे में बात करता है और बताता है कि यह काम नहीं कर सका, चक्कर आ रहा है। वह दूर चली जाती है और घबराकर उससे कुछ व्यापारिक रहस्य बताने की विनती करती है। इस तरह के निजी अनुरोध पर जल्द ही थोड़ी नाराजगी होती है, लेकिन अपने अत्यधिक अच्छे व्यक्तित्व के कारण वह इसे पूरे दिल से स्वीकार कर लेती है। जब अपराधियों का एक समूह अंडरस्को आता है तो वह किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार होती है और उन्हें रास्ते से हटा देती है। ये है ओजानल गैंग, लेकिन सन के निजी प्रबंधकों को धन्यवाद, वे किसी भी गंभीर चीज में शामिल होने से डरते हैं। सिविन का मानना है कि इस तरह की स्थितियों के लिए एक प्रबंधक प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति को चुनना किसी मजबूत व्यक्ति को चुनने से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह व्यक्ति भरोसेमंद होना चाहिए। भरोसेमंद शब्द उसे उस आदमी की याद दिलाता है जिससे वह हाल ही में परिचित हुई थी। जब उन्हाई उसकी सेवा करने के लिए आता है तो रुग्म रात में शहर का दृश्य देख रहा होता है। भाई उसके प्रति कुछ ज्यादा ही कठोर है क्योंकि वह उसे हर बार देर से आने के लिए डांटता है। इसके अलावा चूंकि वह अक्सर देर से आती है, उसे आश्चर्य होता है कि उसका निजी कार्यक्रम किस प्रकार का है। उन्हाई ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया और सवाल किया कि उसने उसे क्यों बुलाया। भाई बस सेलिब्रिटी मैनेजर की भूमिका के बारे में जानना चाहता है, कुछ ऐसा जो इस लड़की को भी नहीं पता। उनसे तीखी नजर पाकर वह बताती है कि प्रबंधक की एक विशिष्ट भूमिका में मशहूर हस्तियों की स्थिति की जांच करना और उनके स्थान पर बातचीत का ध्यान रखना शामिल है। मूल रूप से एक देखभालकर्ता जो हमेशा उनकी देखभाल करता है। अब जब उसने सारी बातें बता दी हैं, तो वह जानना चाहती है कि उसने ऐसा क्यों पूछा। रुग्म बताते हैं कि उन्हें मिंडुले के प्रबंधक के रूप में एक नई नौकरी मिल गई है, जो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, खासकर तब जब इस आदमी ने पिछले दिनों उन्हें अस्वीकार कर दिया था। वह उसे हृदय परिवर्तन के लिए कोसती भी है और संदेह करती है कि अंत में ऐसा ही होगा।
इसके अलावा उन्हें लड़की से कुछ दिलचस्प बात पता चली। आपातकालीन टीम में वापस आकर वह अपने नेता को उस असाधारण व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट करता है और बताता है कि वह मिशन की विफलता के लिए कैसे जिम्मेदार हुआ। इस बीच रायोजिम ने उन्हाई को बताया कि कैसे उसने उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे लोगों के एक समूह से लड़ाई की, लेकिन एक नजर से वह बता सकता था कि ये लोग अलग थे। उसने उन पर ची मारा और वे फिर भी अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम थे। अपने नग्न गधे वाले बॉस के दृश्य पर वापस, भाई इतनी जोर से मुक्का मारता है कि यह टीम के नेता को दीवार में भेज देता है और उन्हें याद दिलाता है कि वे भी असाधारण इंसान हैं। ये तथ्य कि वे इस मिशन में विफल रहे शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है। वे इस मिशन को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि यह कितना महत्वपूर्ण है। रोग अनहाई को बताता है कि इस दुनिया के लोगों को क्यूई की अवधारणा का आदी नहीं होना चाहिए। यह वर्तमान दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसमें मार्शल आर्ट की कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन वह इसे उन लोगों से महसूस कर सकता था। साथ ही आपातकालीन टीम के बॉस अब व्यक्तिगत रूप से उत्सुक हैं और स्वयं इस रहस्यमय व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। उसकी यह बात सुनने के बाद उन्हाई की प्रतिक्रिया विचित्र थी। वह जानना चाहती है कि वह सच बोल रहा है या नहीं, जबकि रायू जियान को समझ नहीं आ रहा है कि वह इस बारे में इतना परेशान क्यों है। वह सोचता है कि क्या ऐसा कुछ है जो वह जानती है कि वह नहीं जानता है। उन्हाई की आंखें डरावनी हो गईं, ये याद करते हुए कि ओकोन ने उसे कैसे बताया था कि आंतरिक ची अब अस्तित्व में नहीं है। तो इसका मतलब यह असंभव है, लेकिन इससे ओकोन द्वारा उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करने का और भी अधिक सबूत मिलता है। वर्तमान के ओकोन के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए उसने सीखा कि उन 8 शताब्दियों में दुनिया काफी बदल गई है जब वे आसपास नहीं थे। औसत मानव शरीर ने अपना एक मुख्य कार्य खो दिया। यह अब एक ऐसी दुनिया बन गई थी जहां मार्शल आर्ट के बजाय विकास और तकनीक उन्नत थी। यहां तक कि उन्होंने विज्ञान की शक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह केवल थोड़े समय के लिए ही जीवित रहे। वह समझ गया कि ची की अब ऐसी दुनिया में कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर इससे यह रहस्य और बढ़ जाता है कि उन्हाई को इतने लंबे समय तक जीवित क्यों रखा गया। रुजिम आगे कहते हैं कि उन्हें सिंपलकी का अनुभव नहीं हुआ, इसलिए फिलहाल उनका अवलोकन थोड़ा अदूरदर्शी है, इसलिए वह पहले उन लोगों की जांच करना चाहते हैं। भाई सचमुच उसके सामने एक इमारत से गिर जाता है, एक सुपरहीरो को उतार देता है और जो उस परछाई में सच्चाई को उजागर करने के लिए अपने रास्ते पर चलता है जिसे उससे दूर रखा जा रहा है। अगले दिन हमें कोरिया का शीर्ष स्कूल देखने को मिलता है जो चारों ओर सबसे विदेशी कारों से भरा हुआ है। योंगजुन हाई स्कूल वह है जहां सरकार व्यक्तिगत रूप से निवेश कर रही है और यह विभिन्न पाठ्यक्रमों और गतिविधियों के साथ एक विश्वविद्यालय जैसा दिखता है। और ऐसा ही होता है कि डुले इस स्कूल में जाता है। अटकलों और ट्रस्ट का स्कूल 3 अपराधी लड़कियों जैसे बच्चों को फंड देता है। दुर्भाग्य से बाकी छात्रों के विपरीत वह ऐसी छात्रा थी जिसे केवल भाग्य के कारण प्रवेश मिला। उसे केवल अस्तित्व के कारण ही धमकाया जाता है और उसकी पृष्ठभूमि के कारण वे उसके साथ बकवास जैसा व्यवहार करते हैं। यहां तक कि सुनुन को उसके जैसे आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी की जा रही है। द्वंद्व सो जोंग पर पलटवार करता है और हालांकि वह लड़की को अपनी पूरी ताकत से मारना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी कक्षा के लड़कों द्वारा और भी अधिक परेशान किया गया और उकसाया गया। पूरी कक्षा उसके प्रति शत्रुतापूर्ण है, लेकिन वह अपने भाग्य को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा छात्र उस स्थानांतरित छात्र के बारे में जानने को उत्सुक हैं जो आज उनके साथ जुड़ने वाला है। शिक्षक आसपास आते हैं और उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के उच्च मानकों को जानते हुए एक नई लड़की की पूरी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को आश्चर्य हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, ड्यूल्स, ये हमारा लड़का चोक रेजिम है जो उस वर्दी में बहुत आकर्षक लग रहा था। आइए कुछ कदम पीछे चलें और राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात देखें। उन्होंने स्कूल में शामिल होने का अनुरोध किया और तर्क दिया कि इस दुनिया के बारे में उनकी जिज्ञासा उन्हें ज्ञान का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद राष्ट्रपति अपनी ओर से इस अनुरोध का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय खुफिया सेवा के निदेशक को नियुक्त करते हैं। जब तक उसकी उम्र कोई समस्या नहीं थी, वह शामिल हो सकता था। और क्या, हमारा लड़का अब कक्षा का हिस्सा है और उसने सभी लड़कियों से अपने लिए गाने मंगवाए हैं। यहां तक कि लड़के भी उनके लुक्स की तारीफ करते हैं और मानते हैं कि वह भविष्य का स्टार या एक्टर है। जनरल उन्हें एक तरफ रखता है और अपना परिचय देता है और लड़के की काया की तारीफ करता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रतिक्रिया देते हुए रीम ने साझा किया कि उसे लोगों का सिर काटने या दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें मारने से लाभ मिलता है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि जिस बेवकूफ ने कई दिन पहले उसे यान वो के बारे में बताया था वह भी इसी क्लास का हिस्सा है और वह बच्चा यहाँ व्यवहारिक रूप से कांप रहा है। जनरल किसी एनीमे चरित्र की तरह अभिनय करने के लिए रुचि के चेहरे पर हंसती है। हालांकि वह कमजोर बच्चा यहाँ कांप रहा है, उसे डर है कि यह लड़का उग्र हो सकता है और पूरे स्कूल को नष्ट कर सकता है। रोग मजाकिया ढंग से उसकी ओर देखता है और ड्यूले को बात करने के लिए कक्षा से बाहर आने का इशारा करते हुए भी देखता है। इसलिए वह वहां जाता है और लड़की से स्कूल जाने के लिए सुनता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह आसानी से अंदर आ गया और वह उसकी पहचान के बारे में और जानना चाहती है। हालांकि इस स्कूल में आने से पहले रयोग को अपनी पहचान उजागर करने की सख्त मनाही थी। मेरे लड़के को स्कूल में प्रवेश करने से पहले ऐसी स्थितियों के लिए मीडिया द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए उन्होंने वह उत्तर साझा किया जो उन्हें देने के लिए कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि वह एक विशेष प्रवेश के माध्यम से शामिल हुए थे। साथ ही वह उसका मैनेजर है जो बॉडीगार्ड के समान ही काम है। ये जानते हुए कि वे खतरनाक आदमी उस पर निशाना साध रहे हैं, वह उसके करीब रहना चाहता है और सेलिब्रिटी की रक्षा करना चाहता है। हालांकि वह थोड़ा उदास है और उसे याद दिलाती है कि स्कूल के दौरान इस तरह की हरकतें न करे क्योंकि इससे उन दोनों को परेशानी होगी। वह सोचती है कि स्कूल में बिल्कुल अजनबियों की तरह व्यवहार करना बेहतर है और वह वास्तविकता से दूर भागती है क्योंकि वह वास्तव में अभी तक एक सेलिब्रिटी नहीं थी। लड़की यहाँ बेहोश हो रही है, लेकिन उसका आदमी बैटमैन की तरह है और एक पल में गायब हो जाता है। आइए एक अलग दृश्य पर चलते हैं जहां एक बेवकूफ बच्चे को उसके दोपहर के भोजन के पैसे के लिए धमकाया जा रहा है। आप जानते हैं, सामान्य धमकाने वाली स्थिति। वैसे भी यह बच्चा अथक है और पैसे नहीं देना चाहता है।
इसलिए आदेशों की अवहेलना करने के कारण उसके पेट में बहुत दर्द होता है, जिससे उसके दिन की रोशनी खत्म हो जाती है। जेनिल का अपने वर्ग पर अत्याचारी नियंत्रण के कारण बाकी लोग डर से कांपने लगते हैं। यहाँ अपने रास्ते पर चलते हुए हमारा लड़का सोचता है कि क्या हो रहा है। वह एक पल में गायब हो गया। इसका कारण यह था कि उसे पास से ची का निशान आता हुआ महसूस हुआ। जेनिल ने बच्चे को अपने घुटनों पर बिठाकर पैसे इकट्ठा करने के लिए कहा। कमजोर बच्चा समझाता है कि जेनिल की हर किसी से कर वसूलने की नीति है। वह इसे अपने खेल के मैदान के रूप में मानता है और उसे वह करने की अनुमति है जो वह चाहता है, क्योंकि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत है। उसका वर्णन करने का सबसे आसान तरीका राजा होगा, और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, राजा शब्द हमारे लड़के के लिए काफी ट्रिगर है, जो वास्तव में राजा होने के बावजूद जेनिल की दयनीय कमजोरी से घृणा करता है। लेकिन अभी अभी उसके साहसिक शब्द जेल और उसके बाकी गुंडों ने सुने। बेशक रीम एक विनम्र सज्जन व्यक्ति है, उन्होंने राजा को परेशान करने के लिए माफी मांगी। गिल सोचता है कि वह कक्षा की सीढ़ी में ऊपर उठने की धमकी दे रहा है। उसका गुंडा सोचता है कि वह रायु ग्याम जैसे आदमी को संभालने के लिए काफी है, लेकिन जेनिल व्यक्तिगत रूप से नाराज है और सीधे उस आदमी को दूर धकेल देती है, अपना जबड़ा दिखाते हुए मुट्ठी पर साफ प्रहार करने के लिए कहती है। हाँ, प्रसिद्ध अंतिम शब्द यही है। रुजिम ईमानदारी से पूछता है कि क्या वह मरने के लिए तैयार है, जो दूसरों को अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन यह लड़का वास्तव में ऐसा करना चाहता है। इस बात से नाराज होकर कि वह अभी भी दिखावा कर रहा है, जेनिल ने हमारे लड़के को मारने के लिए एक मुक्का तैयार किया। कमजोर बच्चा यह विश्वास नहीं कर सकता कि वे उसके स्थानांतरण के पहले दिन से ही ऐसा कर रहे हैं। अचानक शिक्षक चिल्लाता हुआ आता है, जिससे जेनिल का मजा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वह झगड़ा शुरू करने वाला था। उनसे इन मामलों को स्कूल से बाहर रखने को कहा गया है। जेनिल रेयोगा को याद दिलाती है कि वह अब से अपना जीवन दयनीय बनाने जा रहा है, जो कि उसके जैसे काय से आने वाली एक खोखली धमकी है। भाई यहां ऐसा अभिनय कर रहा है मानो वह रायुजी को नष्ट कर देगा। इस बीच हमारा लड़का असमंजस में उसे देख रहा है। उस दिन दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान रियाम ने छात्रों के एक समूह के साथ बैठने का अनुरोध किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। वे सभी डर के कारण मेज छोड़ देते हैं, शायद इसलिए कि वे जनाल के डर से उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। चूंकि कोई भी उसके साथ नहीं बैठना चाहता, इसलिए कमजोर बच्चा उसके बजाय टेबल साझा करने का अनुरोध करता है। इसलिए वे बातें करते हैं और साथ में खाना खाते हैं। हमारा लड़का थोड़ा आश्चर्यचकित है कि हर कोई उससे क्यों डरता है। कमजोर बच्चे ने खुलासा किया कि जेनिल और उसके गुंडों ने अब से उस पर मूल रूप से निशान लगा दिया है, जिसका मतलब है कि उसका स्कूली जीवन नरक के समान कठिन होने वाला है। यह आदमी लोगों पर तब तक अत्याचार करता है जब तक उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, और यही कारण है कि वे सभी उसे अनदेखा कर रहे हैं। हालांकि बच्चे को यह भी नहीं पता कि रियूजी ने जेनिल को क्यों नहीं हराया, ये जानते हुए भी कि वह ऐसा कर सकता था। साथ ही वह अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी कुछ स्पष्ट करना चाहते हैं। वह पहले से ही बता सकता था कि वह लड़का अजीब था, इसलिए वह मनोरंजक तरीके से पूछता है कि क्या हमारा लड़का किसी अलग समय का कोई अलौकिक व्यक्ति है, जो इस बात पर डरावना है कि बच्चे की भविष्यवाणी कितनी सटीक है। वैसे भी शिक्षक नए स्थानांतरित छात्र पर दहाड़ता है, उसके साथ बातचीत साझा करने का इरादा रखता है। वे शिक्षक के साथ एक अलग कमरे में जाते हैं और उनसे स्कूल के अनुभव के बारे में तुच्छ प्रश्न पूछते हैं। रुजिम ने जवाब दिया कि उन्हें शिक्षक मददगार या अपनी पसंद के मुताबिक नहीं लगते, क्योंकि वे पहले की तरह उच्च नैतिकता का पालन नहीं करते हैं। निस्संदेह हमारा लड़का ठीक ठीक जानता है कि यहाँ क्या हो रहा है और शिक्षक उसे यहाँ क्यों लाए हैं, इसलिए वह उन्हाई को कृत्य छोड़ने के लिए कहता है। हमारी पसंदीदा बदमाशी अपने सामान्य चेहरे पर लौट आती है और स्कूल में ची के निशानों के बारे में जानकर चौंक जाती है। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि ची किसकी है। इसीलिए हमारे लड़के ने जानबूझकर उस स्थिति में किसी को क्यूई का उपयोग करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते हुए एक दृश्य पैदा करने की कोशिश की। यह एक अच्छा अवसर था जो शिक्षक के कारण बर्बाद हो गया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और बात की पुष्टि की है, और वह यह है कि मार्शल ची अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। इसके अलावा जेनिल वर्तमान में कमजोर बच्चे की पिटाई कर रही है, जिससे यह और भी अधिक संतुष्टिदायक हो जाएगा जब हमारा लड़का उसे हरा देगा। बच्चे से कहा जाता है कि वह अपनी शर्ट उतार दे और उस पर पलटवार करे। बच्चा उसके कंधे पर धीरे से वार करता है और हमेशा की तरह सदमे में दिख रहा है। जेनिल जुन्हो के डरे हुए चेहरे की ओर इशारा करता है और उसके शरीर को हिलाते हुए एक जोरदार झटका मारता है। गुंडे अपने नेता को उसके नए पालतू जानवर के साथ खिलवाड़ करते हुए देख रहे हैं। साथ ही उन्हें कैफेटेरिया में रुगों को जुन्हो से बात करते हुए देखने की भी याद आती है। यही कारण है कि उसे इसके लिए दंडित किया जा रहा है। जैसे जैसे छापेमारी चल रही है, जानहो की किस्मत में उसकी पैंट उतारना तय है। लेकिन तभी सामने से चश्मा लगाने वाला लड़का उसे रोकने के लिए झपट्टा मारता है। वह क्लास अध्यक्ष है और उसने डुएल के साथ एक बैठक साझा करने के बाद कार्रवाई करने का फैसला किया है, जो बदमाशों के सामने घुटने टेकने के कारण उससे निराश था। उस मुलाकात से उनका कुछ संकल्प वापस आया। कक्षा अध्यक्ष के अब तक चुप रहने का एकमात्र कारण यह था कि वह अपने भविष्य के लिए शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखना चाहता था, लेकिन अब उसने चुप रहना बंद कर दिया है। भाई वास्तव में जेनिल के खिलाफ सुपरमैन बन जाता है और उसे नष्ट करने ही वाला होता है कि तभी राय अचानक से आक्रमण को रोकने के लिए प्रकट हो जाता है। इससे उन्होंने कुछ बात पक्की कर ली है। इसके बाद रॉ मौखिक रूप से जेनिल के अस्तित्व की हत्या करते हुए कहता है कि वह राजा नहीं है, बल्कि चीजों को संभालने के तरीके से एक कमीना है। इस उकसावे के कारण जेनिल के लोग अंदर आ जाते हैं और स्थानांतरण छात्र पर हमला कर देते हैं। राष्ट्रपति के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कोई परेशानी पैदा न करें। ये उनका वादा था और इसीलिए वो एक जगह खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं करते। जुन्हो से अपनी बातचीत को याद करते हुए उन्होंने बच्चे से पूछा कि उसने खुद को एक ऐसे संकट मोचक के साथ क्यों जोड़ा है जो चिन्हित था। बच्चे ने एक अमर कहावत के साथ जवाब दिया कि ताकतवर हमेशा कमजोरों की रक्षा करते हैं। उन्होंने रायू जैम को हमेशा शारीरिक रूप से एक मजबूत व्यक्ति के रूप में देखा, लेकिन एक तरह से स्कूल में अनुकूलन के मामले में स्थानांतरण छात्र कमजोर था।
ठीक है, इस सीक्वेंस के बारे में वास्तव में सुंदर बात यह है कि कैसे कमजोर दिखने वाला बच्चा भी स्कूल के नजरिए से स्थितिजन्य रूप से मजबूत है और वह रेयू जियांग की मदद कर रहा है जिसे अनुकूलन करने में कठिनाई हो रही है। जिस तरह से लेखक ने इसे संभाला वह मुझे पसंद आया। चलो लड़ाई पर वापस चलते हैं। हमारे लड़के को मारने की कोशिश करने के बाद जनिल के अधीनस्थ ने अपना हाथ ही घायल कर लिया और फिर उसने फर्श को चूम लिया क्योंकि हमारे लड़के ने उसे पलट दिया। रुजिन दर्शाता है कि उसका मूल पुराना स्व भी कुछ मायनों में कमजोर है। बच्चे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस आदमी ने एक ही पल में 2 लोगों को मार डाला। काय जनिल की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वह सवाल करता है कि क्या राजा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। उसके शरीर में तनाव बढ़ रहा है। मनोरोगी जनिल पागल हो जाता है और अपने मौके के लिए झपट्टा मारता है। मजेदार बात यह है कि मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि प्रतिक्रिया में रियो ने केवल माथे पर झटका देकर इस आदमी को अगली दुनिया में भेज दिया। भाई इतना बोर हो गया है कि वह ऐसा करते समय उसकी ओर देखता भी नहीं है और ऊपर से जनिल को दयनीय कहता है। एक मौखिक और एक शारीरिक पिटाई। जनिल के माथे पर एक अंडा फूट गया है क्योंकि वह जमीन पर पड़ा हुआ है। रेयुजिंग ऊब गया है और सोचता है कि जनिल स्पष्ट रूप से राजा की उपाधि के योग्य नहीं है। इसके बजाय कक्षा अध्यक्ष अधिक योग्य दावेदार है। पहले रोके गए मौके को याद करते हुए रायुजी समझते हैं कि यह आदमी अपनी शक्तियों को अथाह स्तर तक नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। पाक मिंगुक वह लक्ष्य है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। मार्शल ची के लीक हुए निशान। नए स्थानांतरण छात्र पर कड़ा प्रहार करते हुए मिंगुक ने सवाल उठाया कि वह क्या छिपा रहा है। कोई भी छात्र अपनी बातचीत की व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि रियो गोम ने परेशानी खड़ी कर दी है। गड़बड़ी देखकर द्वंद्व जैनिल और उसके गुंडों को गिनती के लिए नीचे देखने के लिए आता है। वह नहीं जानती कि क्या हो रहा है और वह कक्षा अध्यक्ष को उसके साथ बातचीत करते हुए देखती है। हमारा लड़का उसकी नजरों से मिलने के लिए इधर उधर देखता है और बस आगे निकल जाता है। कक्षा के बाद अगले दृश्य में सन और डॉला चर्चा करते हैं कि उसके जैसे लड़के के लिए इस स्कूल में जाना कितना आकर्षक है, लेकिन वे खुश हैं कि उसके जैसे लड़के के साथ उनकी सुरक्षा की गारंटी है। जैनिल अब एक बेवकूफ की तरह दिखती है, लेकिन इस आदमी का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है और वह फिर से अपनी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। सुनुन की टिप्पणी है कि किसी तरह से रूगोम अलग दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसमें सुरक्षा का प्राकृतिक खिंचाव है जो किसी व्यक्ति को पास आने के लिए मजबूर करता है। पता चला कि यह लड़की उसके प्रति आकर्षण रखती है और उसके करीब आना चाहती है, ये जानते हुए भी नहीं कि रेयुम वास्तव में उसका प्रबंधक है। खैर, चूंकि इस स्थिति में उसके पास कोई विकल्प नहीं है, हमारी लड़की सच कबूल करती है, जिससे यून की दुनिया हिल जाती है और वह उसे गुप्त रखने का वादा करती है। डॉला को खुशी है कि उसने उसे ये जानकारी पहले ही बता दी। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि उनके नए प्रबंधक के पास कोई कार्य अनुभव नहीं है और न ही महत्वाकांक्षी सेलिब्रिटी के पास, इसलिए ये जोड़ी स्वर्ग में बनी है। सुन ने स्वीकार किया कि कम से कम रायू जियान अपने पक्ष के किसी भी प्रबंधक की तुलना में अधिक विश्वसनीय दिखती है। जहां तक हमारे लड़के की बात है, वह कक्षा अध्यक्ष के साथ हुई चर्चा को याद कर रहा है। मिंगुक ने तब तक किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया जब तक कि हमारे लड़के ने चियोंग को नहीं उठाया। मिंगुक को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। इससे एक बात तो पक्की हो गई और वो ये कि मिंगुक को भी उसकी ताकत के बारे में पता नहीं था। वह मूल रूप से सामान्य की तरह मुट्ठी घुमा रहा था, उसे नहीं पता था कि उसके पीछे इतनी ताकत है। मिंगुक अजीब आरोपों से परेशान होने लगा और इस तरह उनकी बातचीत बंद हो गई। रेयुजिन को मौके से मिली अपनी ऊर्जा स्पष्ट रूप से याद आती है, जो कुछ मायनों में उससे परिचित लगती है। वैसे भी रियुजी को अपने पहले दिन इतनी परेशानी पैदा करने के लिए अनुशासित किया जा रहा है। वे उसके अभिभावक को बुलाना चाहते हैं और इसके लिए उसे मुसीबत में डालना चाहते हैं। जवाब में निडर छात्र प्रशिक्षक को बस एक शर्मनाक आदमी कहता है और तुरंत तथाकथित अभिभावक स्कूल के अंदर कदम रखते हैं, जो राष्ट्रीय खुफिया सेवा के निदेशक और उनके लोगों के रूप में सामने आते हैं। कल्पना कीजिए कि स्कूल की बैठक के लिए आपका प्रतिनिधि एक लानत निदेशक है। भाई को अजय महसूस हो रहा होगा। वैसे भी चूंकि स्कूल सरकार द्वारा प्रायोजित है, इसलिए जिस तरह से उन्होंने यहाँ चीजों को संभाला है उससे वे काफी निराश हैं। वह रेयुजिन को बाकी सब उस पर छोड़ने के लिए भी कहता है, जिससे प्रशिक्षक की जिज्ञासा और भी अधिक बढ़ जाती है और इसके साथ ही मामला सुलझ गया। अगले दृश्य में हमें अपना पसंदीदा खलनायक फिर से देखने को मिलता है। उसने रूगम से जो मांगा वह ले आई। यह मिंगुक के सभी रिकॉर्ड की एक फाइल है जिसमें उसकी हर जानकारी भी शामिल है। अपने विशेष निष्कर्षों से उसने देखा कि वह एक साधारण बच्चा है, चाहे कुछ भी हो। मिंगुक को बस स्कूल के प्रति गहरा जुनून है, या ऐसा प्रतीत होता है। इसके अलावा चियोंग को उसके परिवार के सदस्यों से विरासत में नहीं मिला होगा, क्योंकि बच्चे के माता पिता भी नहीं है, केवल एक बड़ा भाई है। जांच उससे कहीं अधिक कठिन है जितना उसने सोचा था, इसलिए उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या कक्षा अध्यक्ष सुरक्षा टीम के सदस्यों के साथ संबंध साझा करता है। यह इस युग में चांद के विलुप्त होने की भी पुष्टि करता है, हालांकि पूरी तरह से नहीं। हालांकि उसने अच्छे सबूत खोजने की कोशिश की है, लेकिन उसे वह नहीं मिला जो वे छिपा रहे हैं, जो इतना महत्वपूर्ण है। मिंगुक घर लौटता है और अपने भाई को पाता है, जो पूछता है कि क्या स्कूल के दौरान कुछ हुआ था, लेकिन बच्चा उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता रहता है। अंत में वह बोलता है और अपने भाई को बताता है कि उसने स्कूल में किसी को उनके जैसी शक्ति का उपयोग करते हुए देखा है। हालांकि वह लड़का एक स्थानांतरण छात्र है, उसने उसी शक्ति का उपयोग करके स्कूल के गुंडों को नष्ट कर दिया और उसे उनकी शक्ति का भी ज्ञान है, भले ही मिंगुक ने न जानने का नाटक किया। मिंगुक का भाई उसकी शक्ल सूरत का वर्णन करने के लिए कहता है, इसलिए वह रगों की शारीरिक बनावट का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है, लंबे बाल और लंबी काया का दावा करता है। मिंगुक को यह झटका लगा कि उसका भाई उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। वह अपने बॉस को रिपोर्ट करता है कि उसे वह लड़का मिल गया है जिसकी वे तलाश कर रहे थे, और मजे की बात यह है कि उन्हें पता चला कि वह एक हाई स्कूल का छात्र है। जो कुछ हुआ उससे बॉस शुरू में परेशान हो गया और उनका मिशन विफल हो गया क्योंकि मिंगुक का भाई ये सुनिश्चित करने के लिए मौजूद नहीं था कि वे सफल हों।
इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे इस बार असफल न हों, अनुभाग प्रमुख किम को एक स्पष्ट कार्य सौंपा गया है। एक ऐसा काम जिसे वह करना चाहता था। लो और देखो, यह पाक देहन है, वही लड़का जिसने हमारे लड़के से लड़ाई हारने के लिए अपनी सुरक्षा टीम को परेशान किया था। जगह पर कब्जा करने के बाद रूगोम ने वह सारा पैसा वापस कर दिया जो जेनल ने कक्षा कर के हिस्से के रूप में छात्र से लिया था। जहां तक अपमानित तथाकथित राजा की बात है, जेनल वास्तव में सोच रहा है कि क्या इस आदमी को इतनी निडरता से काम करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा इसका मूल अर्थ यह है कि रेयोग नए स्कूल का राजा है। वे सभी इस बारे में बात करते हैं कि दिखने के बावजूद वह कितना दयालु है। कक्षा के बाद जुन्हो इस बात से प्रभावित है कि अकेले अपने अस्तित्व के साथ वह स्कूल को पवित्रता के स्थान पर वापस लाने में सक्षम था। हुनो अब से उसके स्कूली जीवन के बारे में किसी भी पूछताछ में उसकी सहायता करने में प्रसन्न है, लेकिन रेम मोंगुक को सामने देखता है और व्यक्त करता है कि वह उससे अपने उत्तर ढूंढेगा। मिंगुक कूड़े को छांटने और बर्बाद करने की प्रक्रिया बताते हैं। रेयुजिन को लगता है कि यह एक अनावश्यक खेल है, जबकि कक्षा अध्यक्ष रहस्यमय स्थानांतरण छात्र की पहचान पर सवाल उठा रहा है, खासकर जब से उसका भाई उस बैठक के बाद अचानक गायब हो गया। मिंगुक को संदेह है कि वह उसके करीब आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके सदमे के लिए रेयुगियम ने व्यक्त किया कि वह अपने दम पर बाकी सीखने में ठीक है। इसके अलावा वह ऐसा प्रतीत कराता है मानो वे यहीं और अभी झगड़ा करने वाले हों। मिंगुक सतर्क है और जिस क्षण हमारा लड़का उसका कंधा पकड़ता है वह हमला करने वाला होता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि यह वास्तव में डोला है जो उन्हें पकड़ने आया था। वह हाल ही में उनकी गुप्त बातचीत को लेकर भी काफी सशंकित है। वैसे भी वे बताते हैं कि मिंगुक कैसे सामान को छांटना सिखा रहा था। द्वंद्व बताते हैं कि यह हास्यास्पद है कि कैसे वे तीनों विशेष प्रवेश वाले छात्र हैं। वह सोचती है कि उन दोनों के लिए एक दूसरे से दोस्ती करना एक अच्छा विचार है क्योंकि उनके पास भरोसा करने के लिए कोई और नहीं है। दृश्य में रियो और डोला कंपनी के बॉस के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। एक चौंकाने वाले अवसर का खुलासा करने के लिए उन्हें अचानक सूचना पर बुलाया गया था। भाई उन्हें बेहद डरे हुए चेहरे से देखता है जैसे वह मरने वाला हो और समझाता है कि उन्हें काम सौंपा गया है। एक जूनियर जिसे वह जानता है वह अपना खुद का वेब ड्रामा बना रही है और क्योंकि इसमें एक छात्र की भूमिका की आवश्यकता होती है, यह द्वंद्व के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। दुर्भाग्य से वह स्थान यहां से थोड़ा दूर है, इसलिए उसके प्रबंधक को गाड़ी चलानी होगी। लेकिन निसंदेह हमारा लड़का नहीं जानता कि यह कैसे करना है। उसे चाबियां सौंप दी गई हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि यह कैसे काम करती है। अनभिज्ञ रयुजी वास्तव में सोचता है कि वे चाबी की सवारी करने जा रहे हैं, जो मेरे लिए सुंदर अंडस्को प्रफुल्लित करने वाला है। वह अपने बॉस से कहती है कि वह उनके स्कूल में एक असाधारण लड़का है, और जाहिर तौर पर यह एक बुरी बात लगती है क्योंकि उन्होंने उसे प्रबंधक की भूमिका के लिए प्राप्त करने के लिए उचित अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। द्वंद्व अनुशंसा करता है कि वे तुरंत चले जाएं, इसलिए उनका बॉस उन्हें अपने कार तक पहुंच की अनुमति देता है, जिससे वे अपने खर्चों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन यह लड़की डुएल अपने बॉस की कम खर्च करने की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए यहां अपने जीवन का आनंद ले रही है। वह रुजियान को याद दिलाती है कि अकेले 5 ब्रेड खाने के बाद वह उससे ठीक अंडस्को नहीं कह सकता। विषय बदलते हुए उन्होंने बताया कि वह मिंगुक के करीब है, जो सच है क्योंकि वे दोनों विशेष प्रवेश छात्र हैं जो पहली कक्षा से एक दूसरे को जानते थे। विशेष प्रवेश उन छात्रों के लिए एक शब्द माना जाता है जिन्होंने प्रवेश पाने के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष किया है। हालांकि स्कूल में प्रवेश करना एक विशेषाधिकार है, लेकिन यह उन्हें नरक का जीवन देने का वादा करता है। हालांकि कक्षा अध्यक्ष एक लचीला व्यक्ति है और वह अपने भाई से प्रभावित है जो सुरक्षा में काम करता है। लेकिन डुली थोड़ा परेशान है कि वह उसके बारे में नहीं बल्कि दूसरे लड़के के बारे में पूछ रहा है। रो अपना चेहरा ऐसे घुमाता है मानो वह सो रहा हो, जबकि वास्तव में वह सुरक्षा शब्द पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहा है। उत्पादन स्थल पर पहुंचकर रायुजियान को पता चलता है कि डोला वास्तव में नहीं चाहती कि वह उसके पीछे पीछे चले क्योंकि यह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। इसके बजाय वह उसे फिल्मांकन दल की बस में जाकर आराम करने के लिए कहती है, और वह यही करता है, धैर्यपूर्वक बैठकर उन सुरक्षा लोगों के बारे में अपने विचार एकत्र करता है जिनसे वह तब लड़ा था, जिसका अर्थ है कि मिंगुक ने निश्चित रूप से उससे झूठ बोला था और उसका भाई देहन भी एक संदिग्ध व्यक्ति है। और ठीक है, सोचो क्या होता है, सूट पहने जोकरों का वही समूह बस में उससे मिलने आता है। हमारा लड़का खुश है कि उसे आज देहोन से मिलने का मौका मिलने वाला है। रूगम ने व्यक्त किया कि यदि वे उसके कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दें तो वह उन्हें नष्ट नहीं करेगा। पहले वाले से शुरू करते हुए वह उनके मुख्य लक्ष्य के बारे में पूछ रहा है। चूंकि वे उस पर चुप हैं, इसलिए वह दूसरा सवाल पूछता है, पाक डेहोन के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ करता है। टीम का प्रभारी रायुजिन को हराने के लिए तुरंत आगे बढ़ता है। यद्यपि वह एक मुक्का मारता है, लेकिन हमारे लड़के को खड़े होने की आवश्यकता के बिना ही उसकी मुट्ठी पकड़ ली जाती है। उस व्यक्ति ने आसानी से हमले को रोक दिया, लेकिन यह वही है जिसका उसका प्रतिद्वंद्वी इंतजार कर रहा था क्योंकि वह अत्यधिक मात्रा में ची का प्रयोग करता है और एक तंग जगह में जोरदार हमला करता है। यहां तक कि उसके मातहतों को भी लगता है कि यह रेयुजिम को मार डालेगा क्योंकि सुरक्षा दल का नेता एक और मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे के किनारे पर चिथड़े पड़ जाते हैं और वह बेहोश होकर बैठ जाता है। रेयुजिम ने खुद को एक उपयोगी हथियार से सुसज्जित किया है, यह मानते हुए कि यह उसकी मुट्ठी से बेहतर हथियार होना चाहिए। बाकी लोग यहां अपनी जैकेट उतार रहे हैं जैसे कि वे कुछ करने जा रहे हों। पहला हमला करने के लिए दौड़ता है जबकि रेयोग देखता है कि उनका चियोंग कुछ ट्रिगर्स के जवाब में खुद को दिखाता है। वह यहां उनकी पिटाई कर रहा है और साथ ही अपने विचार भी एकत्र कर रहा है और उनकी तुलना मिंगुक की स्थिति से कर रहा है। हालांकि पिछले युग में उनके द्वारा अनुभव किए गए चियोंग की तुलना में यह बिना किसी योग्यता के एक सस्ती प्रतीक की तरह लगता है। यही कारण है कि वह बिना कोई पसीना बहाए लापरवाही से इन टुकड़ों को नष्ट कर रहा है। और जब सभी लोग हार गए तो भाई ने लापरवाही से उन्हें उनकी सीटों पर बैठा दिया, जिससे ऐसा लगे कि वे सो रहे थे। हालांकि उसने देखा कि वे अपने चियोंग में कमजोर थे, लेकिन बस के पास आ रहे व्यक्ति के मामले में ऐसा नहीं था। रेयुजिम चिकना काला सूट पहने हुए आदमी का सामना करने के लिए बस से बाहर निकलता है।
देहन इस बात से गंभीर रूप से प्रभावित नहीं है कि उसकी टीम 1 मिनट से भी कम समय में नष्ट हो गई। रयुजन सीधे तौर पर पाक देहन की पहचान की पुष्टि करता है और कथानक में बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। हमारा लड़का स्वयं बताता है कि वह उनके परिवार का पूर्वज है। अपने लक्ष्य के मुंह से पूर्वज शब्द सुनकर देहन जोर से हंसने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। वह सोचता है कि यह एक हास्यास्पद उत्तर है, जबकि हमारा लड़का उसे बताता है कि वह वास्तव में उसके छोटे भाई मिंगुक के बारे में जानता है। केवल वह नाम ही देहन को हमारे लड़के के सिर पर एक भयानक पाइप मारने का कारण बनता है। और तभी उसने रायु जियान की पहचान के बारे में पूछा। सौभाग्य से रुजिन ने पाइप पकड़ लिया और आश्चर्य किया कि क्या देहन वास्तव में यह पता लगाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि उन दोनों का लक्ष्य यहां समान है। इस लड़ाई को किसी अन्य स्थान पर जारी रखने का निर्णय लेते हुए वे एक अलग पार्क में चले जाते हैं। सहज होते हुए धन इस बात को लेकर गंभीर है कि वह कितनी चीज जारी कर रहा है। फिलहाल वह जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन वे उत्तर केवल तभी आएंगे जब रायुजन हार जाएंगे। चूंकि वे दोनों जिज्ञासु हैं, विजेता सब कुछ ले लेता है और हारने वाले को बाध्य होना पड़ेगा। देहन के साथ बिना सम्मान के व्यवहार किया जाता है और उस पर हमला करने के लिए हमला किया जाता है। हमला रायुजन को जोड़ता है और काफी पीछे धकेल देता है। देहन इस बात से काफी प्रभावित है कि उसकी अमानवीय गति का मुकाबला इस तरह एक दुश्मन से किया गया। इतना कि वह वास्तव में रायुजन की क्षमता की प्रशंसा करता है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसा कि देहन एक शक्तिशाली हवाई किक के साथ नीचे उतरने के लिए दीवारों को रैंप के रूप में सावधानीपूर्वक उपयोग करता है। देहन ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी हरकतों को किताब की तरह पढ़ रहा है, इसलिए यह उसके लिए चिंता का विषय है कि क्या वह वास्तव में प्रकृति की किसी शक्ति के विरुद्ध है। हालांकि उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई है, देहन इतना चतुर है कि रायुजन की क्षमताओं को शायद अपनी क्षमताओं से भी अधिक मानता है। यह महसूस करते हुए कि उसके पास अपने चियांग की शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वह एक ऐसा रुख अपनाता है जो हमारे लड़के को आश्चर्यचकित करता है। यह मूक बाघ की मुट्ठी है और यह हमला रेयू जियान द्वारा अवरुद्ध किए जाने के बाद भी अत्यधिक दबाव उत्पन्न करता है। दूसरे झटके के बाद देहन अपने क्रोध में अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करता है और तीसरा हमला करने का प्रयास करता है। भले ही रेयुजियन इस हमले से बच जाता है, लेकिन दबाव सचमुच पार्क में पेड़ों के एक समूह को नष्ट कर देता है। स्ट्राइक के चौथे क्रम के लिए जाते हुए वह एक निश्चित अंतिम स्ट्राइक के साथ रायुजियन को अभिभूत करने की कोशिश करता है, लेकिन दयान को यह झटका लगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी कहीं नजर नहीं आया। साइलेंट टाइगर फिस्ट वास्तव में एक हमला है जिसे पूरा करने के लिए एक अनिवार्य तत्व की आवश्यकता होती है, और रुजिन पूर्ण मौन के उस तत्व को प्रदर्शित करता है, एक शांत शिकारी की तरह अपनी उपस्थिति को छुपाता है जो अपने शिकार को अपने अंधे स्थान से नष्ट करने के लिए तैयार है। वह चियांग को संभालने में देहन की अकुशलता की आलोचना करता है और दिखाता है कि वह देहन को एक पल में खत्म कर सकता था। रेयुजियन का पहला अनुक्रम ही देहन को इतना पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त है कि दबाव के जवाब में पृथ्वी फट जाती है। उस दिन यह स्पष्ट हो गया कि उनके कौशल में बहुत अंतर था। रुजिन ने खुलासा किया कि उन्होंने फुल स्ट्राइक सीक्वेंस का भी उपयोग नहीं किया। अगले दृश्य में डोला आश्चर्यचकित है कि उन्हें वापस जाते समय बस के बजाय एक निजी एस्कॉर्ट वाहन मिल रहा है। लड़की को पता नहीं कि उसने क्या खोया। अगली सुबह हमारा लड़का देहन को जगाने के लिए उस पर थप्पड़ मारता है। वे वैसे भी भाई के घर वापस आ गए हैं, लेकिन मिंगुक आसपास नहीं दिख रहा है। देहन को यह भी याद नहीं है कि उसे ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में वह किसी भी वांछित जानकारी को बताने के अपने वादे को निभाने के लिए तैयार है। रायुजन बताते हैं कि उन्होंने पहले ही कई तथ्यों की पुष्टि कर ली है। पहला यह कि देहन के शरीर में स्वाभाविक रूप से चियोंग की कमी है। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि उसके जैसा व्यक्ति अपनी शक्तियों को कैसे प्रकट कर सकता है जब तक कि उसे उनके घर में कुछ न मिल जाए। वे गोलियों का एक गुच्छा थे। उनके आकार अतीत में उपयोग किए गए आकारों से भिन्न है, लेकिन उनका अनुप्रयोग समान है। इसका उद्देश्य चियोंग को एक व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रत्यारोपित करना है, जो दर्शाता है कि दोनों पाक भाइयों के पास ऐसी शक्तियां क्यों हैं।